तो भैया 12 सालों के बाद और रादर इफ यू कैन से कि कुछ महीनों बाद ही एक दोबारा आईसीसी की ट्रॉफी हमारे हाथों लग चुकी है। जो हम लोगों ने सोचा था कि भाई 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, ये हमें आईसीसी ड्रॉट जो चल रहा है खत्म कब होगा, और एक उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि जब भी ये ड्रॉट खत्म होगा उसके बाद छड़ी लग जाएगी ट्रॉफी। आई थिंक हम लोग एग्जैक्टली उसी ट्रैक पे जा रहे हैं और सेलिब्रेशंस के माहौल कल रात से चलते हुए आ रहे हैं और अब चलते ही रहेंगे मुझे लगता है कुछ टाइम तक। आज इस पॉडकास्ट में ना हम लोग को एकदम डिटेल में टैक्टिकली फिगर आउट करना है कि हमने ऐसा क्या उखाड़ लिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में इतना डोमिनेट कर गए भाई। इतनी सारी गालियां पड़ रही थी प्लेयर्स को, गौतम गंभीर को, एंड अमंग्स्ट ऑल दैट नेगेटिविटी कहाँ से ये टीम निकल के आई है। और अब तो लिटरली शाउट्स चल रहे हैं, यही जो फॉरेन एक्सपर्ट्स अभी इंडिया को अनफेयर एडवांटेज की गालियां दे रहे थे, मैंने कितने सारे एक्सपर्ट्स लाइक माइकल वॉन को अब ये भी बोलते सुना है कि वाइट बॉल में T20 नहीं, पूरे वाइट बॉल में इंडिया बाय सम डिस्टेंस बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है अभी। ये नैरेटिव एकदम से कैसे आ रहा है? सारी चीजें ना हमें डिटेल में एनालाइज करनी है, बट मच बिगर देन दैट जो इमोशंस हैं, जो रिएक्शंस हैं, उनको भी थोड़ा सा हम लोग विल लेट लूज एंड आराम से उसके बारे में बातें करेंगे। ये पॉडकास्ट सिर्फ टैक्टिकल एनालिसिस के ऊपर नहीं होने वाला है। जो इमोशंस रहे इस विन के पीछे उनको भी हमें अच्छे से एक्सप्रेस करने का ट्राई करना है। तो विदाउट एनी फर्दर डू, सबसे पहले तो इनिशियल थॉट्स थोड़े से शेयर करते हैं और फिर मैच के अंदर घुसते हैं। कुछ घंटे हो चुके हैं, कुछ घंटे के अब तो ठीक ठाक घंटे हो चुके हैं, मैच जीते हुए। प्रेजेंटेशन सेरेमनी हमने देख ली, व्हाइट कोर्ट में लोगों को नाचते हुए भी देख लिया है। क्या फीलिंग्स लग रही हैं अभी? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉल आउट एनसीआर के जो लोग हैं, क्योंकि नोएडा में जहाँ पे हम लोग रहते हैं आसपास घंटा कोई माहौल नहीं था। बिल्कुल ही लोग निकल के नहीं आए थे, और वहाँ पे लोग इंडिया गेट की स्टोरीज डाल रहे हैं जहाँ पे सब लोग निकल रखे हैं, पूरी क्राउड जमा हो रखी है। मुंबई में भी मरीन ड्राइव पे बहुत कुछ हुआ है भाई। मतलब कल्चर ही नहीं है यार, यहाँ पे मजा ही नहीं आता बिल्कुल। आदमी निकल के चिल्लाने लग जाए कहीं पे गाड़ी से निकल के, तो लगता है कि यार सिर्फ हम ही है क्या यहाँ पे, और कोई तो हो। तो आई थिंक ये कल्चर सेटन होना चाहिए भाई। बड़ी ट्रॉफी आई है, काफ़ी लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे इस चीज़ को, उसकी बात भी हम लोग किसी और दिन करेंगे। बट इंडिया आईसीसी ट्रॉफी जीती है भाई। इतने सालों से रोना मचा हुआ था, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, कुछ महीनों में ही हम लोग 2 ट्रॉफी जीत गए हैं, एंड होपफुली अब आती जाएंगी और। तो इन सब चीज़ों को तो सेलिब्रेट करना होता है यार। लोग निकलते क्यों नहीं अपने घर से, मुझे समझ में नहीं आता। आई थिंक ये इट्स एन अस प्रॉब्लम। ये आई डोंट थिंक कि कई सारे व्यूअर्स रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि उनकी जगहों पे तो अच्छे से सेलिब्रेशन हो ही रहा होगा। हाँ, हो सकता है, बट एंड आई प्रे कि ऐसा हो रहा हो। हम लोग एरिया में पटाखे उठाके तो चलो देखो चले, ये इतना तो हम कहना चाहिए। हम जिस स्क्रीनिंग पे भी गए हुए थे माहौल अच्छा था काफी, बट ओवरऑल अक्रॉस इंडिया काफी अच्छा माहौल है। काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज को, और अनराइटफुली सो। इस चीज को वैल्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई थिंक लास्ट टाइम जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम जीतेंगे। इस बार जब हम गए थे तो काइंड ऑफ नैरेटिव ये था भाई कि हम फेवरेट्स हैं। चाहे बुमराह ना खेल रहे हो, चाहे हम पाकिस्तान ना जा रहे हो, दुबई में शायद विकेट्स थोड़ी स्लो होंगी, लेकिन रिगार्डलेस अभी इस वक्त हमसे बेटर कोई टीम होने नहीं वाली है। एंड एक्चुअली लिविंग अप टू दैट स्टेटस, डोमिनेटिंग ऑलमोस्ट ऑल द विक्ट्रीज, ये मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा प्रेज वर्दी था। हर एक प्लेयर की हमें बातें करनी है, इनका कैंपेन कैसा गया। आई थिंक हम लोग ये भी शायद प्लान करेंगे जो अगला पॉडकास्ट होगा। कई लोग कहते हैं ना कि भाई थोड़े से टाइमलेस पॉडकास्ट, गेस्ट पॉडकास्ट कम निकाला करो, ये वाले ज्यादा करो। आई एम एक्चुअली प्लानिंग कि हम लोग जो अगला पॉडकास्ट भी करें वेडनेसडे को, उसमें थोड़ी और डिटेल में इस कैंपेन की बातें करेंगे, एक होलिस्टिक व्यू लेके थोड़ा। हाँ, मतलब कि हर प्लेयर के लिए क्या क्या ये चीजें मीन करती थी, और इवन द कोच, भाई कोच को बहुत गालियां पड़ी थी। सब प्रेज डिजर्व करते हैं। लोगों का फ्यूचर क्या होगा यहाँ से आने जाने के बाद, वो बहुत सारे नाइट। मतलब मुझे पता क्या लगता है, मेन बात ये है कि अब आईपीएल देखना मजा आएगा। अब मूड अच्छा हो गया भाई। अब आईपीएल आदमी सही मुंह से देखेगा, चिल होके देखेगा। अगर अभी हम लोग हार गए होते तो मोरलेस ये लगता है कि अबे यार अब आईपीएल भी आ रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। अब थोड़ा आप रिलैक्स होकर देख सकते हो कि अच्छा हम लोग ट्रॉफी जीत चुके हैं, अब लेट्स सी क्या होता है। मतलब आईपीएल के ऊपर से ना वो प्रेशर हट गया टू सैटिस्फाई दैट इंटेंसिटी अमंग्स्ट ऑल द क्रिकेट फैंस। तो आई थिंक अब बड़े अच्छे मूड में पॉजिटिवली सब आईपीएल भी देखेंगे। बट हाँ यार, मतलब there is just so much to say, let's actually start with the game। और इस मैच को एनालाइज करते करते जैसे हम एंड में पहुंचेंगे पॉडकास्ट के, तब तक हम लोग को काफी सारे इमोशनल रिएक्शंस भी मिल चुके होंगे, exactly। और कई सारे प्लेयर्स के नैरेटिव्स भी मिल गए होंगे, ठीक है। तो when the game was about to start, ठीक है, जब हम लोग पिच को देखते हैं पहली बार, एक येलोइश टिंज था बहुत ज्यादा। अब वो येलो कलर की पिच हो कहाँ से रही है, ये हमने लाइव स्ट्रीम में भी एक्सप्लेन करा था हमारे। बाय द वे, एक शेमलेस प्लगइन यहाँ पर ही बनता है, हम लोग की लाइव स्ट्रीम्स मेंबर्स ओनली होते जा रही हैं।
एंड IPL आ रहा है, बहुत सारी लाइव स्ट्रीम्स का प्लान भी है, तो अगर आपको मेंबर्स ओनली कंटेंट एक्सेस करना है, हम कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं कि मेंबर्स ओनली वीडियोस टाइप का भी एक्सप्लोर करेंगे शायद, तो काफ़ी कुछ आने वाला है, जाके मेंबरशिप खरीद लेना। बट हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, येलो टिंट जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बेसिकली जब घास मर जाती है तो वो येलो कलर की होती है, जब उसमें से लाइफ जा रही होती है ना, वो डेड ग्रास को जो बोलते हैं ना, वो येलो होते होते फिर ब्राउन हो जाती है, फिर एकदम ही फेड आउट कर जाती है। वो येलो ग्रास जो थी ना, दैट वाज अ डेड ग्रास जिसको रोल करा गया था पिच के ऊपर। जब घास जिंदा नहीं होती है ना तो सॉइल टूटता बड़ी जल्दी है, क्योंकि जब सब मैंने ये चीज उसने बताई थी कि जब हमने बचपन में EVS नाम के एक सब्जेक्ट में पढ़ा था कि जंगल में जो ट्रीज होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं अंडरग्राउंड, वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। तभी जब कोई फ्लड आ जाता है जंगल में तो सॉइल इरोड नहीं हो जाता, क्योंकि जो नीचे रूट्स हैं वो बांध के रखती हैं। अगर आप पेड़ों को काट दोगे ना तो सॉइल भी सारा हट जाएगा, ढीला हो जाता है पूरा अंदर से, ढीला हो जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सिमिलरली पिचेस पे जब घास जिंदा नहीं होती है तो मिट्टी टूटती बड़ी आसानी से है, फिर क्रैक्स आने शुरू होते हैं, फिर वो पिच स्लो होने लग जाती है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पिच। ये इंडिया पाकिस्तान की पिच ही निकली अल्टीमेटली। मतलब क्या वर यू एक्सपेक्टिंग कि लोग ऐसी पिच रखेंगे फाइनल में? क्योंकि मुझे लगा था कि अच्छा एक सेमीफाइनल में अगर आपने ऐसी पिच रखी है जो कि कंपेरेटिवली बैटिंग फ्रेंडली है, ऑस्ट्रेलिया गेम्स जो हमारा था, आई थॉट फाइनल में थोड़ा और ज्यादा ये लोग एक्साइटिंग जाएंगे ताकि क्राउड पुल हो पाए ज्यादा। आई 100% एग्री। मैं थोड़ा सा वियर्ड आउट हुआ था ये सुनकर कि ये एक यूज पिच को दोबारा क्यों लेके आ रहे हैं। ऑल्दो पिच रिपोर्ट के टाइम पे आकाश चोपड़ा जी ने ये भी कहा था कि इस पिच को ऑफ कोर्स क्यूरेट करने में और सही करने में टाइम मिला है थोड़ा सा। 13-14 दिन का टाइम मिला था इसको, क्योंकि वो मैच के बीच में। ऑल्दो आई डू नॉट कम्प्लीटली एग्री विद दैट लॉजिक, क्योंकि जब ग्राउंड पे कोई मैच चल रहा होता है तो पूरे पिच के स्क्वायर पे प्लेयर्स तो चल ही रहे होते हैं, स्पाइक्स पहन के चल रहे होते हैं, डाइव मार रहे होते हैं, तो पिच में वियर एंड टेयर तो होता ही होता है। तो ये कहना कि हमारे पास पूरे 14 दिन थे पिच को रेनोवेट करने के लिए, वो सही नहीं है लॉजिकली देखा जाए तो। एंड सो फॉर दैट रीजन मैं थोड़ा सा वियर्ड आउट होता है ये सोच के कि एक फाइनल में जब हमें पता है कि थैंकफुली ड्यू का रोल नहीं होने वाला है, तो यू वांट टू गो वन स्टेप फर्दर एंड इंश्योर कि टॉस का जितना कम रोल हो सके ना उतना ज्यादा हो, जितना ज्यादा हम लोग इस गेम को इवन कर सकें और लक का फैक्टर हटा सकें उतना होना चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया वाले मैच जैसी कोई विकेट होती तो शायद थोड़ा बेटर होता। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको एक अच्छा फाइनल देखने को मिल रहा है, क्लोज फाइनल देखने को मिल रहा है जो कि हमें दिखा, तो शायद हम पिच क्यूरेटर से ज्यादा कंप्लेन कर नहीं सकते। प्लस जितने एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने भी बातें तो ऐसी हो रही थी स्टार्टिंग में आके कि यार जो टॉस जीत जाएगा उसको पहले बैटिंग लेनी चाहिए, राइटफुली सो। बट बहुत बड़ा रोल होने वाला है टॉस का अल्टीमेटली, जो कि हमें मतलब टू सम एक्सटेंट दिखा भी, बट अल्टीमेटली जो टीम्स के बीच का जो डिफरेंस था क्वालिटी का, इट वाज अ बिट टू मच कि इंडिया टॉस हारने के बाद भी जीत गई मैच। या हाँ देखो, डेफिनेटली इंडिया ने तो जो करके दिखाया वो करा ही है। न्यूजीलैंड का मैं ये जरूर कहूँगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि देयर वाज नो मैच, क्योंकि मैं जेन्युइनली ये मानता हूँ कि न्यूजीलैंड ने पंचिंग अबव देयर वेट वाली चीज पुल ऑफ करी है इस टूर्नामेंट में। हाँ मतलब अगेंस्ट इंडिया, नॉट अगेंस्ट, मतलब मैं तो पहले कहा था कि फाइनल इंडिया न्यूजीलैंड का होगा। बाय द वे साइड प्रेडिक्शन सही है भाई और इंडिया जीतेगी। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, मैंने ये भी कहा था कि कैसे इन दोनों टीम्स के बीच में, ऑल्दो दे आर द बेस्ट टू टीम्स, बट इन दोनों के बीच में भी गैप बहुत ज्यादा है। तो पंचिंग अबव देयर वेट वाली क्वालिटी आ ही जाती है एंड वो उन्होंने करके दिखाया है। नंबर 1 उसके लिए तारीफ बनती है, बट सेकेंडली एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट शोज की दे वर नॉट रियली अ मैच ऑन पेपर फॉर इंडिया, जो कि तुमने कहा अभी। एंड सो पिच तो हमें जो देखने को मिली सो मिली, हमें पता था कि सेकंड इनिंग्स में ब्रेक डाउन करेगी आगे जाकर। इसका रीजन क्या है मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया साइंटिफिकली। बट जो लाइनअप्स निकल के आती हैं, मैट हेनरी नहीं होते और पूरी क्राउड चीयर करती है उस टाइम पे, और नेथन स्मिथ को लाया जाता है। आई वॉज नॉट पर्सनली इम्प्रेस्ड विद दैट सिलेक्शन। आई थिंक नहीं था सही सिलेक्शन, हमने उसको प्रीव्यू में भी डिस्कस करा था। प्लस एज वी रिव्यू दिस मैच, जब हम लोग जाएंगे सेकंड इनिंग्स में, उसमें भी ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि फ्रैंकली डिड नॉट मेक सेंस कि आप नेथन स्मिथ को लेके आए थे, जितना हमने यूटिलाइज करा उसके हिसाब से। मैं इनफैक्ट अभी स्कोर कार्ड ही खोल रहा था और इसमें मैं अभी देख भी रहा हूँ, तो नेथन स्मिथ 2 ओवर डाले थे, 2 ओवर डाले, पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में 4 ओवर डाले। ये एग्जैक्टली चीज हमने प्रीव्यू में कही थी कि नेथन स्मिथ को आप एज अ 6 बॉलर यूज कर रहे हो तो समझ में आता है, बट अगर आप मैट हेनरी जैसे अपफ्रंट टॉप विकेट टेकर और चैंपियंस ट्रॉफी को रिप्लेस करना चाह रहे हो तो शायद जेकब डफी को करना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये चीज ऑफ लगी, मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों करा गया ये एग्जैक्टली। अगर आपको लग रहा था कि आप अपनी बैटिंग डेप्थ बढ़ाना चाहते हो तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई, तो जाग फायदा मिला नहीं उस चीज का। तो आई थिंक इन लोगों ने सिलेक्शन में थोड़े एरर्स करे। कॉनवे वंस अगेन
हाँ, हमने कहा था खेल सकते थे, नहीं खिलाया. विल यंग कुड नॉट इम्प्रेस मच आफ्टर दैट फर्स्ट गेम. तो सिलेक्शन में भी आई थिंक मिच सैंडर का थोड़ा सा ही दिखा मुझे, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस. मतलब एक एनकरेजिंग साइन ये है कि चलो आप अपने पहले टूर्नामेंट में आते हो और फाइनल पहुंच जाते हो. हाँ. बट देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न, जैसे द लॉर्ड रिजवान कहते हैं. हाँ. कभी लर्न है, कभी विन है, कभी लर्न है. हाँ. तो आई थिंक यहाँ पे लर्न मिला है न्यूजीलैंड को, एंड होपफुली मिचेल सैंडर विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम. बट इंडिया अनचेंज जाती है. हाँ. और देखो रोहित शर्मा भाई साहब ने फिर से पूरा जितना इस चीज को न्यूट्रलाइज करने का कोशिश कर सकते थे वो कहा कि अरे कोई बात नहीं, हम तो दोनों चीजें करने के लिए प्रिपेयर्ड थे और मैं इतना सोच नहीं रहा टॉस के बारे में. बट क्लियरली ही वांटेड टू बैट फर्स्ट अगेन. या मतलब आई थिंक एक तो भाई ये इतना हंसी मजाक वाली चीज हो गई आज के टाइम पे. रोहित शर्मा जब टॉस हारे थे तब वहां पे अभिषेक नायर, गौतम गंभीर उनकी तरफ देख रहे थे और वाशिंगटन सुंदर भी देख रहे थे. तब रोहित शर्मा कहते हैं मेरी क्या गलती यार, इस मैच कर रहे थे. जब वो साइड भी हुए थे ताकि मिचेल सैंडर आगे आ सके तो वो भी बड़े हंसते हुए जा रहे थे. क्योंकि जेन्युइनली भाई इतना गंदा लक इंडियन टीम का इस पूरे पिछले काफी टाइम से चलता आ रहा है कि आप 15 टॉस लगातार हार चुके हो. इसकी प्रोबेबिलिटी की 0.0003 समथिंग % थी इसकी. मतलब हमेशा हम लोग कहते हैं कि चलो एक अनफेयर एडवांटेज है, बट ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज था पूरे टूर्नामेंट में हमारा कि हम लोग टॉस ही नहीं जीते भाई एक बार भी. बिल्कुल सही बात है. मतलब और इसके बावजूद हमने डोमिनेट करा है. हाँ. इसी के लिए अगर आप देखो तो जो होम कंडीशंस का फायदा है, दुबई हमारा घर है, ये सब बना रखा था. वी डिड नॉट विन एनी टॉस. तो उसके बावजूद हमने प्लेइंग अगेंस्ट द कंडीशंस व्हेन थिंग्स वर सपोज्ड टू गेट डिफिकल्ट, तब हमने हर मैच बैटिंग करी है. प्लस न्यूजीलैंड का कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि उन्होंने बैटिंग ऑब्वियसली इसलिए भी ली क्योंकि पिच ऐसी थी. सेकेंडली एक और रीजन ये कहते हैं कि वरुण चक्रवर्ती को नेचुरल लाइट में खेल सके वो लोग, इससे एक एडवांटेज मिलता है. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस कि क्या इसका मतलब है एग्जैक्टली कि नेचुरल लाइट में खेलने से क्या फर्क पड़ेगा. आई डोंट एग्री विद दैट. ओके, नेचुरल लाइट में खेलना मतलब T20s तो सारे डे नाइट वो नाइट में ही होते हैं. 8 बजे होते हैं सारे. तो क्या टीम्स जो है वो दिन में खेलेंगे तो बेटर खेलने लग जाएंगी उनको. मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली. और ऑफ कोर्स नाइट में खेलने में फर्क होता है फ्लड लाइट्स की वजह से. कई लोगों को पता है ये चीज़ रियलाइज नहीं होती. मैंने जब पहली बार खेला था तो मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई थी. फ्लड लाइट्स के अंडर खेलने में ना कई बार आपको ज़्यादा गर्मी लगती है. अच्छा, ओके. कॉन्सेंट्रेटेड एकदम लाइट होती है. हाँ या पिच के ऊपर ना पूरे 14 से लाइट पूरी कॉन्सेंट्रेटेड होती है. कई बार ज्यादा गर्मी भी लगती है लोगों को उसमें. तो ऑल दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. अभी जो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल लाइट में क्यों बेटर लगेगा खेलने में? ऑफ कोर्स क्योंकि द लाइट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, नेचुरल टोन पे है पूरी चीज. तो आपको आपकी आईज सेट होती है एक तरीके से देखने के लिए. फ्लड लाइट्स के अंडर जो खेलते हो आपको जो विजुअल्स दिख रहे होते हैं वो आपकी नेचुरल आई सेट नहीं होती उस चीज के लिए, करनी पड़ती है. ऑल्दो आई स्टिल बिलीव कि अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो इतना आता ही होगा, इतना आता ही है. तो आई थिंक दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज फॉर एनीवन टू से कि हम लोग वरुण चक्रवर्ती को अगर लाइट्स में खेलेंगे तो ज्यादा मुश्किल होगी. आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन. रीजन वाज प्योरली कि पिच क्या है. और वरुण चक्रवर्ती जैसे एक खिलाड़ी के चलते हुए अगर आप पूरी टीम की स्ट्रेटजी चेंज कर दोगे, दैट आल्सो डज नॉट मेक सेंस. तो मैं इस चीज पे तो अग्री नहीं करूंगा. बट रिगार्डलेस मुझे ये लगता है कि डिसीजन टू बैट फर्स्ट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड गोइंग फॉरवर्ड विद दैट, अगर हम लोग पहली इनिंग्स की बात करना शुरू करें, पहले 5 ओवर जो हमें देखने को मिलते हैं, हमने ये चीज भी प्रीव्यू की वजह से बाय द वे काफी चीजें सच निकली हैं. हाँ. हमने कहा था कैसे वरुण चक्रवर्ती विल बी द फर्स्ट चेंज एंड डोंट बी सरप्राइज अगर वो 5वें-6वें ओवर के बाद ही आ जाएंगे. तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में इसमें 5 ओवर में आ गए थे ना शायद. एग्जैक्टली. क्योंकि पहले 5 ओवर में एक तो जो वो कैच छूटा मोहम्मद शमी से. हाँ, आई थिंक वो 3 कैच ऐसे छोड़ चुके हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर ही कि बॉल उनने डाली और तुरंत उनके हाथों में आई है. कैचेस तो वन सेकंड 4-5 कैच छूटे इस मैच. हाँ, इंडिया मतलब थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट हैज नॉट बीन अप टू दैट लेवल. फॉर मी दे हैव बीन द वर्स्ट फील्डिंग साइड. द वर्स्ट इवन वाज इन फील्डिंग का कैचिंग कह लो. पाकिस्तान से भी पाकिस्तान को कैचेस मिली कितने हैं? फेयर. हाँ, मतलब तो मैच खेले पाकिस्तान में. या हाँ, आई थिंक कि फील्डिंग में एफिशिएंसी अगर आप लोग देखो तो जब ये मैच स्टार्ट होने वाला था तब भी हम लोग ऑलरेडी 8 कैचेस ड्रॉप कर चुके थे. 3-4 इसके अंदर भी ड्रॉप हुए, तो आप 10 के ऊपर ही जा चुके हो. एंड न्यूजीलैंड ऑन दी अदर हैंड जो है वो वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड्स थी इस टूर्नामेंट के. दिखाया भी है, राइट. बट आई थिंक इन जनरल भी मतलब शामी का वो जो कैच होता है, पीपल से कि यार जब भी एक फास्ट बॉलर बॉल डालता है इट इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट कि आप तुरंत एकदम से रिफ्लेक्स लाके हाथ में आपके आ जाए. वो हमेशा फंसने वाली बात होती है कि फंस गई तो फंस गई, नहीं फंसी तो नहीं फंसी. यहाँ पे भी उनके जिस हाथ पे वो बैंडेज लगा हुआ था उसके ऊपर ही बॉल लगी थी. दैट इज तुरंत उन्होंने यहाँ के कोने पे लगी थी. हाँ, दैट इज उन्होंने तुरंत फिजियो को बुलाया भी था कि भाई आ जाओ यहाँ पे. इट वुड हैव बीन वेरी पेनफुल. हाँ, पेनफुल तो हो गई. आई थिंक थोड़ा सा अनलकी भी है यार. मतलब ये फंसने वाली बात होती है तो थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर हाथ उधर होता तो फंस जाती बॉल. नहीं, नॉट रियली. देखो 2 चीजें होती हैं. क्या होता है, एक तो पहली बात ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ
कभी भी किसी फास्ट बॉलर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कॉटन बोल्ट पकड़े तो बहुत ही अनफेयर एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि उस टाइम पे रोहित शर्मा का भी रिएक्शन दिखाया था, कहता अबे यार ऐसे करके, और बाकी लोग भी ऐसे ही कर रहे थे। बट वो एक जो रिएक्शन था वो इस तरह था कि यार अगर रचिन रविंद्र आउट हो जाते, अगर थोड़ा हम लकी होते तो क्या होता। बट ये चीज ब्लेम करना मोहम्मद शमी पे आई थिंक बहुत ही अनफेयर है। किसी भी बॉलर, स्पिनर्स के लिए भी पता बहुत मुश्किल होता है। जिस स्पीड पे बॉल आ रही होती है, जिस स्पीड से आप बॉल डालते हो, उससे ज्यादा स्पीड से बॉल वापस आ रही होती है आपके पास। आपको बेयर हैंड से पकड़ना है, आपके पास विकेट कीपिंग के ग्लव्स भी नहीं है, और आप इस फॉलो थ्रू में होते हो कि आपकी पूरी बॉडी नीचे झुकी हुई होती है। उसके बाद अपने आप को रिकूपरेट करके ऊपर आओ। एक स्टैट था, ब्रेटली ने बताया था एक टाइम पे, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, मैं हमेशा इसको कभी मानता नहीं हूँ 100%, बट काफ़ी लोगों से मैंने पूछा है, अपने सर्कल्स में भी काफ़ी लोग कहते हैं, एक फास्ट बॉलर जब जिस स्ट्राइड पे अपनी वो बॉल डिलीवर कर रहा होता है, जैसे मैं राइट हैंडेड फास्ट बॉलर हूँ तो मेरा लेफ्ट पैर आगे होगा और मैं बॉल डालने जा रहा हूँ, उस मोमेंट पे मेरे लेफ्ट पैर का जो घुटना होता है उस पर मेरे बॉडी का इंटू 15 कर दो, उतना वेट पड़ता है। ओह ओके। तो अगर कोई बंदा 100 किलो का है तो 1500 किलो का वेट उस टाइम के लिए पड़ता है। ओके, आई डोंट नो ये सच कैसे हो सकता है। 1500 किलो पड़ेगा तो टूट ही जाएगा। हाँ, आई थिंक कुछ वो होगा कि शायद कुछ मिली सेकंड के लिए कुछ ऐसा होगा, मिली सेकंड के लिए होता होगा, फोर्स कुछ पड़ता है। क्योंकि बॉलिंग एक्चुअली जो एक आर्ट है ना बॉलिंग की, चाहे स्पिन हो चाहे पेस हो, आपकी जो ह्यूमन बॉडी वो बनी नहीं है वो चीज़ करने के लिए। इवन थ्रोइंग, साइडवेज थ्रोइंग जो करते हैं, जैसे बेसबॉल प्लेयर्स करते हैं या फिर जो क्रिकेटर्स करते हैं थ्रो, आपका शोल्डर बना नहीं है वो चीज़ करने के लिए। कभी स्लो मोशन में देखना थ्रो करते वक्त, अगर आप साइडवेज थ्रो कर रहे होते हो ना, आपका कितना ऑकवर्ड पोजीशन पे एल्बो, शोल्डर सब कुछ होता है। तो आपकी बॉडी बनी नहीं है वो करने के लिए, इसलिए नेचुरली कैसे है फास्ट बॉलर्स को इंजरी बहुत होती है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रगल्स कितने होते हैं पेसर के, उसमें अगर आप एक्सपेक्ट करो कि वो उठ के कैच पकड़ेंगे। हालांकि जो सेकंड फैक्टर है वो है, आर यू ऑलवेज रेडी फॉर इट एंड आर यू एक्सपेक्टिंग इट एंड आर यू विलिंग टू गो फॉर इट। वो शमी से नहीं दिखता मुझे। विलिंग टू गो फॉर इट भी नहीं। अगर आप तीनों कैचेस देखो उन्होंने जो छोड़े इस टूर्नामेंट में, 3 थे 2 थे जो भी तीन थे, तीनों में एक बार भी ये रिएक्शन नहीं था कि बॉल आ रही है तो मैं पकड़ने के लिए जाऊं, इट वाज कि मैं बचने के लिए जाऊं पहले, और हाफ हार्टेडली अपना हाथ डाल दूं ताकि एटलीस्ट चौका तो रुक जाए। वंस अगेन बहुत अनफेयर एक्सपेक्ट करना है, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ। लेकिन एक बॉलर अगर उसको जरा सा भी चांस चाहिए कॉटन बोल्ट करने का, तो ये सबसे बड़ा प्रीरिक्विजिट होता है कि यू आर विलिंग टू गो फॉर इट और नॉट, और वो नहीं था। वंस अगेन उनकी गलती नहीं, अगर ये नहीं था, बट ये होना जरूरी। मतलब वही आई थिंक उस पोजीशन पे भी अगर आप बचने पे जा रहे हो तो एक रिफ्लेक्स होता ही है भाई। अगर सामने से किसी ने इतनी तेज बॉल मारी है, बाई चांस भी आपके सर पे लग गई तो खत्म है आदमी वहीं पे। अगर कोई बॉलर बचने के लिए जाता है ना रोकने की जगह, मैं बिल्कुल समझता हूं। हाँ एग्जैक्टली, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अनफेयर एक्सपेक्ट करना, बट ऐसा होता है। और मैं एक चीज यहाँ पे और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, देखो रचिन रविंद्र जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे थे, नंबर 1, अब आई होप सबको समझ में आया होगा कि जब रोहित शर्मा हमारी टीम से ऐसे बैटिंग करते हैं उसकी अहमियत क्या होती है और दूसरी टीम की हालत क्या होती है उस टाइम। आई रिमेंबर लिटरली हर एक इंडियन क्रिकेट फैन का उस टाइम पे ये था कि यार ये तो पहली गेम खोल देगा क्या। 7-8 की रन रेट से हो गया, 5 ओवर निकल गए भाई, तो 40 रन तो अभी मार दी इन लोगों ने। ये हालत करता है रोहित शर्मा। एंड इनफैक्ट इवन इन सेकंड इनिंग्स जिस तरीके से इंडिया बीच में स्ट्रगल कर रहा था, अगर रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग में जो जैसे वो स्टार्ट देते हैं, इस बार इट वाज नॉट द टिपिकल रोहित शर्मा इनिंग्स। मतलब ये टॉक्ड अबाउट इट, हाँ बात करेंगे इसके बारे में। बट वो अगर नहीं होता है तो बीच में कितना लोग स्ट्रगल करते हैं वो दिखा आपको। इसीलिए मैं हमेशा कहता था कि नहीं यार वी शुड स्टिक टू रोहित शर्मा टेम्पलेट, जो कहना चाह रहे हैं। मतलब इवन फॉर रचिन रविंद्र भाई, बाय फार ही लुक्ड द बेस्ट न्यूजीलैंड प्लेयर एटलीस्ट इन बैटिंग। मतलब जिस फ्लो में वो लग रहे थे, केन विलियमसन भी आस पास भी नहीं थे उनके। दैट इज व्हाई ही वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अल्टीमेटली। मैंने ये भी नोटिस किया था पहले 5 ओवर में इतना ज्यादा रैटल अप कर दिया था रचिन रविंद्र ने। रोहित शर्मा को मैंने मोहम्मद शमी पे फील्ड पता क्या सेटअप करते हुए देखी है। शॉर्ट स्लिप से हट के रोहित शर्मा खुद शॉर्ट कवर्स पे आ गए थे, थर्ड मैन फाइनल दोनों सर्कल के अंदर बुला लिए भाई, ताकि सामने छक्के चौके के लिए फील्डर आप डीप में रख सको। अच्छा, ये हालत हो गई थी। तो रोहित शर्मा को ही वॉज फोर्स्ड टू थिंक ऑन हिज फीट कि मैं एकदम से क्या जल्दी से फील्ड चेंज करूं। ये एक डिफेंसिव वो है, मूवमेंट है कि आप बाउंड्रीज रोकने के लिए फ्रंट ऑफ द विकेट फील्डर्स को पीछे कर रहे हो, एज अपोज्ड टू कि मैं एक डीप फाइन लेग रखूंगा, परहैप्स एक डीप स्क्वायर लेग रखूंगा, बाउंसर मारूंगा।
तो वो अप्रोच चेंज करवा दिया रचिन रविंद्र ने पहले 5 ओवर के अंदर ही, विच इज वाई हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 2 ओवर डाले और फिर उसको तुरंत हटा दिया गया एंड वरुण चक्रवर्ती को 5वें ओवर में लाया गया। तो फील्ड सेटअप से आपको ये सब दिख जाता है कि कैप्टन के दिमाग में क्या चल रहा है। वरुण चक्रवर्ती आते हैं भाई, वरुण चक्रवर्ती ने आते ही अपना काम करना शुरू कर दिया था। आई थिंक वरुण चक्रवर्ती इस टाइम पे एक लौते ऐसे बॉलर है जो जब बॉल डाल रहे होते हैं तो आपको देख के लगता है कि अच्छा मिस्ट्री स्पिनर क्यों कहते हैं, क्योंकि जेन्युइनली जो बैटर्स होते हैं वो क्लूलेस लगते हैं कि अच्छा बॉल एकदम से यहाँ पे कैसे आ गई, वैसे टाइप के उनके रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे भी जब पहला ओवर डालते हैं उसमें पहले ओवर में वो 3 चांसेस बनाते थे भाई, रचिन रविंद्र फिर ड्रॉप हो जाते हैं। हाँ ड्रॉप हो जाते हैं एंड एक डीआरएस आता है, हाँ बैट लगा ही नहीं था, वो अच्छा डीआरएस लिया, बट अल्टीमेटली जब वो विल यंग को आउट करते हैं, वन सेकंड गोज ऑन टू शो भाई इतना मुश्किल होता है बॉल को हाथ से रीड करना उनके, ये हमने एक्सप्लेन करा था पिछले पॉडकास्ट में कि उनका रिस्ट का क्या रोल रहता है। इसमें भी जब उनकी हाथ से बॉल रिलीज हुई थी, अगर आप सीम पोजीशन को स्टडी करो तो वो फर्स्ट स्लिप की तरफ थी सीम पोजीशन, मतलब कि बॉल लेग स्पिनर की तरह पड़ के बाहर जा रही है। बट उन्होंने जिस स्पीड पे और जिस एंगल पे पुश किया था बॉल को, वो स्लाइडर की तरह गई थी, अंदर आ जाएगी एंड पड़ के अंदर ही गई है। अगर आप इनफैक्ट देखोगे तो विल यंग जिस तरीके से आउट हुए हैं, उनका बैट जो वो फ्लिक करने के लिए जा रहे थे, उनका बैट उनके पैड पे लगा है, वो भिड़ गया पैड पे, मतलब कि वो कंप्लीटली बैम्बूजल हो गए भाई, वो बॉल की लाइन को जज ही नहीं कर पाए। ये बड़ा ही एक ह्यूमिलिएटिंग चीज होती है ऐसा बैटर, ये सबने एक्सपीरियंस कर रखी जिन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है। अगर आप फ्लिक मारने जा रहे हो और आपका बैट आपके पैड पे लग जा रहा है कि आप इतना ज्यादा लाइन को मिसराइड कर चुके हो, फर्स्टली क्रेडिट टू द बॉलर, जो स्लाइडर उन्होंने फेंकी है टॉप नॉच, बट बैटर को नॉट रीड इट भाई, ये नहीं पढ़ पा रहे थे ये लोग। रचिन रविंद्र खुद नहीं पढ़ पा रहे थे भाई कितने जगहों पे। तो आई थिंक वरुण चक्रवर्ती का जो ये पूरा रोल रहा है टीम के अंदर, और जिस तरीके से उनको पहले 2 मैचेस में नहीं खेलाया गया, फिर ऐसे आ गए वो टीम के अंदर कि अगले 3 मैचेस में वो 9 विकेट ले लेते हैं प्रॉपर। वो दिखता है कि भाई वो वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रॉपर्टीज इन वर्ल्ड क्रिकेट है इस टाइम पे एज अ स्पिनर। तो मतलब यू वुड वांट अ गाय लाइक हिम एनी डे इन योर टीम। बस एक चीज पे उन्हें काम करना है, वो सिर्फ फील्डिंग है। फील्डिंग थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, क्योंकि मतलब आज के टाइम पे काफी करनी पड़ेगी। आई थिंक आज के टाइम पे मतलब ये फील्डिंग तो इतना प्री रिक्विजिट होता है कि आप अगर आप फील्डिंग अच्छी नहीं करते तो आप चाहे एक स्किल सेट में कितने भी अच्छे हो, आपको शायद निकाल दिया जाएगा टीम से। नहीं, इंडियन क्रिकेट टीम में तो मैं कंफर्म ही कर सकता हूँ, इट्स नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल। हाँ, फील्डिंग का करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। तो इस चीज में अगर वो ध्यान देंगे थोड़ा, होपफुली इस आईपीएल में ही काफी बेटर दिखते हैं वो, क्योंकि उनकी जब वो मिस फील्ड भी होती है बड़ी ऑकवर्ड टाइप की होती है भाई, बहुत बेसिक होता है। हाँ, मतलब बॉल आई और फिर जब वो घूम रहे थे पलट के तो उसमें बॉल छूट गई, फिर वो और दूर चली गई, फिर भाग रहे वहां लेने। एक बार बहुत अनफेयर था जब उनको डांटा जा रहा था, वो पिछले मैच में वो स्क्वायर लेग पे डाई मारे कैच पकड़ रहे थे, वो बहुत मुश्किल कैच था एंड रोहित विराट बहुत गुस्सा हुआ था उस पर। वो मुझे समझ नहीं आता। आई थिंक वो प्रेशर जब बिल्डअप हो जाता है ना, तो वो देखा कि अच्छा यहाँ पे छूट गया, फिर ये भी छूट गया, तो उनको लगता है कि यार ये ऐसे मोमेंट्स जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे मैच निकल जाएगा आपके हाथ से। बट उसके बाद कुलदीप यादव आते हैं, और भाई इस मैच में मुझे 2-3 लोगों के लिए इतनी खुशी हुई है ना। सबसे पहले तो कुलदीप यादव, जो चोकर का टैग था कि फाइनल में नहीं चलते, बिग गेम्स में नहीं चलते, भाई पहली बॉल पे आके तोड़ा और वो सेटअप इतना तगड़ा था। आप पहली बॉल डालने आ रहे हो, आपका पिछला मैच अच्छा नहीं गया है, द बैटर वुड बी एक्सपेक्टिंग कि आप कॉन्फिडेंस रिगेन करने के लिए अपनी स्टॉक डिलीवरी डालोगे। स्टॉक डिलीवरी का मतलब होता है जो आपकी नेचुरल डिलीवरी होती है। एक लेग स्पिनर के लिए उसकी नेचुरल डिलीवरी लेग स्पिन ही होगी। रचिन रविंद्र वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुलदीप यादव बैंग ऑन द स्पॉट पहली बॉल ही गुगली डालता है, कंप्लीटली बीटन। 1 सेकेंड भाई, रचिन रविंद्र या फिर हम कितने भी बैटर्स की बात कर रहे हैं ये फॉरेन कंट्रीज के, ये लोग हाथ से बॉल को रीड नहीं कर रहे भाई। ये एक इशू है डेफिनेटली। आप ऑफ द विकेट अगर रीड करने जाओगे ना, आपको चांस नहीं मिलने वाला। इस क्वालिटी और स्पिन के अगेंस्ट आपको बॉल हाथ से रीड करनी ही पड़ेगी। आप चाहते तो उस बॉल को बैकफुट पे जाके मिड ऑन पे सिंगल के लिए खेल सकते थे, बट वही है ना, ही वॉज परहैप्स लुकिंग टू कट इट और प्ले इट थ्रू द ऑफ स्टंप। बॉल अंदर गैप में घुसती है, पहली बॉल डंडा। आई थिंक कुलदीप यादव का इस पूरे मैच में देखा जाए तो एज यू राइटली पॉइंटेड आउट की बहुत खुश है हम लोग उनके लिए कि एक वो चोकर टैग उन्हें मिला हुआ था, एंड हम जानते हैं कि उनके पास वो एबिलिटी है कि वो बड़े मैचेस में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सके, और उन्होंने इस मैच में डाल के दिया। इस पूरे मैच में कभी भी वो कमबैक वाली पोजीशन में नहीं थे। वो स्टार्ट ही उन्होंने इस मोमेंट पे कर दिया, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट की पहली बॉल पे उन्होंने रचिन रविंद्र का विकेट ले लिया भाई, मेन आदमी का विकेट ले लिया। तो उसके बाद से ही वॉज नेवर इन अ पोजीशन जहां से उन्हें कमबैक करना पड़े। वो ड्राइविंग सीट पे ही थे पूरे टाइम पे। तो ऐसे बड़े फाइनल में इस पोजीशन में लगातार थ्रू आउट द मैच होना, कि आप ऑपोजिशन को अपने पैर के नीचे ही रख रहे हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। और जो दूसरा फिर विकेट लिया विलियमसन का जस्ट आफ्टर,
ये तो मैं इतना रिलेट कर पाया था क्योंकि अभी मैं रिसेंटली 2 दिन पहले खेलते हुए ऐसा आउट हुआ था काइंड ऑफ डैम टैक्टिकली, मतलब इतना बड़ा लेवल हो गया हमारी सोसाइटी में। नहीं मतलब जो गलती करी, मतलब बेसिकली क्या था कि बॉल वंस अगेन देखो इस लेवल पे ना क्या होता है, ये जिस बंदे ने मुझे बॉल डाली थी वो तो वही था, बट इस लेवल पे क्या होता है कि जब आप बॉल फेंक रहे होते हो, व्हेन यू फ्लाइट द बॉल पे जितने रेवोल्यूशंस होंगे, मैंने पहले भी बता रखा है, उतनी जल्दी बॉल डिप करेगी, उतनी जल्दी बॉल हवा को काटते हुए नीचे जाती है। केन विलियमसन उस बॉल को फ्रंट फुट पे टैप करने के लिए जा रहे थे सामने सिंगल के लिए, ठीक है। वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बॉल जितनी आगे पिच करेगी उतनी आगे पिच करती नहीं है, उससे पहले ही कर जाती है। 2 फीट क्या कह रहा हूँ, मतलब 10 इंच दूरी गिरती है, क्योंकि बॉल डिप पहले कर गई। और उसमें क्या हुआ कि पैर पहुंचा नहीं वहां तक, तो बॉडी कॉम्पेंसेट करने के लिए, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी ये चीज बना चुका है, अपने माइंड मेकअप कर चुका है कि मुझे सामने खेलने के लिए जाना है, तो अगर आपकी बॉडी बॉल तक नहीं पहुंच पाती है, अब वो इलेक्ट्रिक सिग्नल आपकी मसल्स को जा चुका है दिमाग से, तो अब उसका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा, मैं अपने बैट से कॉम्पनसेट करूं, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो बैट है वो आपकी बॉडी का एक्सटेंशन बन जाता है। तो आप उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बैट फेंकते हो और वो बॉल स्टॉप कर गई, वो बॉल आई नहीं अच्छे से बैट पे, क्योंकि विकेट स्लो था, सामने कॉटन बोल्ड हो गया। वो तो बहुत मैं कवर ड्राइव मारता आउट हुआ था ऐसे, या बॉल हवा में चली गई थी, और हम लोग 1-1 रन का आउट रखते हैं। वो जिस तरीके से था, मतलब इट्स अ टिपिकल केस, स्पिनर प्लस बहुत इजी कैच मिल गया भाई। हाँ, कॉटन बोल्ड, बिकॉज स्पिनर्स एक्सपेक्ट करते हैं चीजें होने का, तो इट मेक्स अ डिफरेंस। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही विकेट्स गिरे, ये ओपनिंग हमें मिल गई, वंस अगेन वेरी स्मार्ट यूज बाय रोहित शर्मा। उसने देखा कि हमने 2-3 विकेट गिरा दिए, अभी वरुण चक्रवर्ती का काम भी हो चुका है, तुरंत अभी 3 ओवर का स्पेल डलवाया, वापस टेकन ऑफ। वरुण चक्रवर्ती को एज अ मिस्ट्री स्पिनर उसने सोच रखा था कि मुझे बिट्स एंड पीसेस में यूज करना है थ्रू आउट द इनिंग्स, जहां पे भी हाथों से गेम निकल रहा होगा। तो तुरंत अक्षर पटेल को वापस लेके आते हैं, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी, मैंने कमेंट्री में भी सुना था यार, उसके बाद कुछ 80 बॉलों तक कोई बाउंड्री नहीं आती है। 81 बॉल्स तक शायद मैंने ये लिखा भी हुआ था, हाँ 81 बॉल्स तक कोई बाउंड्री नहीं आती है, जब बीच में अक्षर पटेल डाल रहे थे। 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम्स एक फिंगर स्पिनर के साथ साथ हमेशा एक मिस्ट्री स्पिनर जरूर था। अब या तो वो कुलदीप यादव होंगे या तो वरुण चक्रवर्ती होंगे। कुलदीप यादव भी वर्चुअली वन ऑफ दी बिगेस्ट मिस्ट्री स्पिनर्स ही थे अभी तक। अभी उनको थोड़ा सा अभी इंजरी के बाद से उल्टा हो रहा है, बट मतलब बेसिकली एक रिस्ट स्पिनर वाला जो एंगल है ना, वो ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम्स एक ऑफ स्पिनर के साथ था। क्यों? क्योंकि एक एंड से अगर आप रन रोक रहे हो, प्रेशर दूसरे एंड से बना के रखना है विकेट्स का। एक विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए ही चाहिए। मैसिव इंप्रूवमेंट इन द टैक्टिक्स ऑफ रोहित शर्मा। जो हम कहते हैं ना कि थोड़ा एग्रेशन में लैक कर रहे हैं, मतलब पिछले मैच में भी हमने कहा था कैसे उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया है। He has grown so much in this Champions Trophy। मतलब ये टैक्टिक भी अगर आप देखो तो बहुत फिटिंग है एकदम, कि अगर आप एक तरफ से रन चोक कर रहे हो और एक तरफ से एक विकेट टेकिंग ऑप्शन ले आ रहे हो। पहली बात तो विकेट टेकिंग ऑप्शन के वैसे ही बहुत ज्यादा चांसेस होंगे एक विकेट उखाड़ने के। सेकेंडली पहले उससे पिछले वाले ओवर में आप इतने चौक हो चुके हो कि बैट्समैन भी थोड़ा जाएगा मारने के लिए, तो आपको विकेट मिलना ही मिलना है। और इसमें फिर जब लेदम आउट होते हैं जडेजा पे, उसके पीछे भी इतना इंटरेस्टिंग एक बिल्डअप था उस टाइम पे। उस पूरे फेज में जो 80 बॉलों का जो पूरा सीन हुआ था, मोर देन 70% ऑफ द बॉल्स वो गुड लेंथ एरिया में थी। ठीक है, अब गुड लेंथ एरिया जब बॉल फंस रही होती है ना, तब इट्स अ ग्रेट एरिया टू चोक द बैटर्स उस टाइम पे, तो स्पिनर्स के लिए तो बड़े आराम से गेम चल रहा है। यहाँ पे सिंगल्स आ रहे हैं, चौका कोई आ नहीं रहा, गेम आपने अपना जकड़ में रखा हुआ है। जिस बॉल पे लेदम आउट होते हैं, इट्स सो इंटरेस्टिंग, आपने 80 बॉलों तक कोई बाउंड्री नहीं मारी है, मोर देन 70% ऑफ द बॉल्स गुड लेंथ पे हिट कर रही हैं, और उसमें भी मैक्सिमम बॉल्स विकेट पे एंड कर रही हैं। स्टंप टू स्टंप बॉलिंग कर रखी है। जडेजा ने उस टाइम पे एक फुल लेंथ की डिलीवरी डाली। अब टॉम लेदन का देखो कॉन्सेंट्रेशन लैप्स, देखा एक फुल लेंथ की बॉल आई है, अब मुझे मौका मिल गया, बाउंड्री तो मारनी है, 80 बॉलों से बाउंड्री नहीं आई है। क्रॉस बैटेड शॉट मारने जा रहे हैं फुल लेंथ की डिलीवरी पे। अगर आप, ये हमने रोहित शर्मा के लिए भी कहा था पिछले मैच में, कि अगर आप फुल लेंथ की बॉल को बॉर्डर लाइन स्वीप करने जाओगे तो आप बहुत बार बीट होगे। एग्जैक्टली वही तो हुआ है टॉम लेदन के साथ। जडेजा भी मुझे लगता है भाई क्या बॉलिंग करी है भाई उसने इस पूरे मैच में। हमेशा वो सर जडेजा क्लच करते ही करते, फील्डिंग मेडल भी वही लेगा अल्टीमेटली। हमेशा आपको जब लगता है कि जडेजा यार मे बी ही इज गेटिंग ओल्ड, अच्छा मे बी शायद उनको इस सेटअप से हटाना पड़ेगा, क्योंकि रेड बॉल में तो कोई क्वेश्चन है नहीं उनके ऊपर, वाइड बॉल से थोड़ा हटाना पड़ेगा। हमेशा ही कम्स अप विद दीज परफॉर्मेंसेस विद दिस बॉल, कि हमेशा आपको लगता है नहीं आपको ऐसा खिलाड़ी तो चाहिए ही चाहिए टीम के अंदर। पहले 10 ओवर में 69 रन आए थे न्यूजीलैंड के, अगले 20 ओवरों में 10 से 30 ओवर के जो 20 ओवर थे उसमें 66 रन आए, सिर्फ 66 रन आए। इसका बहुत बड़ा रीजन एक और था, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ये भी,
मैंने दिनेश कार्तिक को भी चीज़ बोलते सुनी थी। देखो जो केन विलियमसन का आउट हुए थे जो वो, उसमें क्या था कि बॉल पड़ के उतनी तेज आई नहीं, आप पहली बैम्बूजल हो गए हवा में। आफ्टर दैट एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि चौके तो भूल ही जाओ जो 80 बॉलों तक नहीं आए थे, बट सिंगल्स भी मुश्किल क्यों हो रहे थे आने के लिए। जडेजा और अक्षर पटेल की जो एवरेज स्पीड थी इट वाज मोर देन 95 km/h। ओके, एक स्पिनर का यूजुअली आप मिड 80s टू अर्ली 90s का रखते हो आज के ज़माने में, मॉडर्न टाइम्स में। अगर आप 95 प्लस डाल लो मतलब आपकी लिटरली सारी बॉल यू आर ट्राइंग द फास्टर वन। तो उसमें क्या है कि बैकफुट पे ना फिर पंच करके सिंगल ले नहीं पा रहे क्योंकि बॉल रश करके आ रही है बहुत ज़्यादा। तो आपको उतना टाइम मिल नहीं रहा है क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस पिच पे बॉल रिलेटिवली स्लोअर आएगी। बट जडेजा और अक्षर पटेल ने उस चीज़ को और एक्सट्रैक्ट करने के लिए दे आर पुशिंग द बॉल मच फास्टर, विच इज़ वाई अक्षर पटेल की तो कई सारे बॉलें आर्म के साथ सीधी निकलती हैं क्योंकि अब वो स्पीड पर डाल लो कि टर्न का इतना स्कोप मिल नहीं रहा। प्लस आई थिंक इनके साथ ये भी है ना, ये लोग जितनी तेज ओवर डालते हैं भाई बैट्समैन को वो एहसास ही नहीं हो पाएगा कि अच्छा इतने ओवर्स निकल गए हैं। ये मुझे पहले समझ में नहीं आता था, बट आई नाउ आई काइंड ऑफ गेट इट कि क्यों भाई, मतलब देख के आपको लगेगा ना कि अच्छा अभी तो चल रहा है। अगर किसी ने 1 मिनट के अंदर ही अपना पूरा ओवर डाल दिया तो आपके दिमाग में आपने क्रिकेट में इन्वेस्ट तो सिर्फ 1 ही मिनट करा है ना। वो इन ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स ये होता है कि अच्छा 50 ओवर में से अच्छा 1 ओवर निकल गया, अल्टीमेटली 49 ओवर्स बचे हैं इस टाइम पे। बट अगर आप वैसे देखोगे कि बैट्समैन ने टाइम कितना स्पेंड करा है वो उतना ज़्यादा है नहीं। अच्छा, एक और लोगों के दिमाग में नेचुरली सवाल आएगा ये कि टॉम लेथम जैसे आउट हुए फॉर एग्जांपल, या फिर बाकी लोग भी जो बाद में आउट होते हैं, अगर आपने पेशेंटली इतना बिल्ड करा है तो फिर आपने एक वो मोमेंट ऑफ लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फालतू का क्यों करा? इट डिड नॉट मेक सेंस टू प्ले अ क्रॉस बैटेड शॉट ऑन अ बॉल दैट इज सो फुल लेंथ। इसमें मतलब एक और बहुत अंडररेटेड चीज़ क्या होती है, मैंने नोटिस करी है, ये जो तुम कह रहे हो उसी में बिल्डअप करना चाहता हूँ कि जब आप सारी बॉलें स्टम्प टू स्टम्प डाल रहे हो ना और इतनी जल्दी जल्दी डाल रहे हो तो आप मेंटली और फिजिकली व्योर ऑफ भी ज़्यादा जल्दी होते हो एज अ बैटर। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर आप बॉलें आउटसाइड ऑफ स्टम्प फेंके जा रहे हो बंदा लीव कर सकता है, तो आपका मेंटली यू हैव नॉट प्लेड अ बॉल, मेंटली अभी भी वो बॉल काउंट नहीं हो रही है, फिजिकली आपने ज़्यादा एफर्ट डाला नहीं है। अगर आप हर एक बॉल उसको खिला रहे हो ना बैटर को, तो मेंटली और फिजिकली व्योर ऑफ जल्दी को पेशेंस ज़्यादा जल्दी रन आउट होता है। एक बहुत ही सब्जेक्टिव फिनोमेना है, एक बहुत ही साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि आप खुद बैटिंग करोगे ना तब पता चलेगा आपको। बट ये होता है, विच इज़ वाई टॉम लेथम का जो पेशेंस रन आउट करा अल्टीमेटली वो इसीलिए करा है। दैट इज व्हाट कॉज्ड द लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और द लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। प्लस आई थिंक इतने टाइम तक बाउंड्री ना आना, इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे भाई डैरेन मिचेल का भी था। डैरेन मिचेल की चलो ये बातें करते हैं जरा, हम लोग अब चलते हैं आखिरी की 10 ओवर की तरफ। ठीक है, देखो 30 से 40 ओवर के बीच में जो कि एक ट्रांजिशन फेज होता है टुवर्ड्स द डेथ ओवर्स, यहाँ पे 1 सेकंड सिर्फ 37 रन ही और आते हैं। जडेजा ने अपने आप को पूरा बॉल आउट कर दिया था, यहाँ तक इम्पेकेबल स्टैट्स, अगर मैं उनके स्टैट्स भी निकाल के 3 की इकोनॉमी से करी थी बॉलिंग। जडेजा ने 30 रन दिए सिर्फ और एक क्रूशियल विकेट लिया टॉम लेथम का। उसके बाद विराट कोहली आके झप्पी भी दे भाई वो क्या था, डर लग रहा है भाई लोगों को ना। नहीं भाई वो थोड़ा वो था, थोड़ा सीरियस लग रहा था देखने में। कुछ नहीं हुआ ना भाई, पूरा अभी नहीं हुआ, टचवुड अभी नहीं हुआ। मतलब जैसे भाई ओवर्स अपने जब उनने सारे डाल दिए उसके बाद हक करने की जरूरत थी ऐसे। हमारे तो चैट में तो लोग थोड़ा डर गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है। प्लस मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो उसमें तुरंत मीम्स आने लग गए थे। हाँ, पूरे कैप्स में करते हैं वो लोग। बट भाई थोड़ा अजीब लगा भाई देख के कि इसकी क्या जरूरत थी। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट स्पेल तो बहुत अच्छा इंडिया को पूरा खींच के लाए थे गेम में वो, तो शायद विराट कोहली इसलिए हक कर रहे थे होपफुली क्योंकि आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ सीन था कोई भी। बट 1 सेकंड के लिए पूरे इंटरनेट को हिला जरूर दिया था उसने। इसके बाद देखो हम लोग देखते हैं, एक तो जो वरुण चक्रवर्ती ने जो ग्लेन फिलिप्स को आउट करा था, वंस अगेन पुशिंग विद द एंगल, फास्टर वन, जिस तरीके से गैप को एक्सप्लॉइट करा है, बहुत क्लियर है कि ये लोग हाथ से रीड नहीं कर पा रहे वरुण चक्रवर्ती को। इट्स अ टिपिकल एग्जांपल। ग्लेन फिलिप्स अगर वहां पे टिकते हैं ना तो शायद ये रन्स और ज्यादा देखने को बन सकते थे। Exactly. शायद 270 बन जाते और मैच इतना आसान होता नहीं। बट वरुण चक्रवर्ती 1 सेकंड कितने क्रूशियल विकेट्स नहीं है बंदे ने यार। हाँ, जितनी तारीफ होती है थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, एज आई राइटली पॉइंटेड आउट पहले भी यार कि 3 मैचेस में अगर आप आके 9 विकेट ले रहे हो तो फिर आपका क्या ही तोड़ है अल्टीमेटली। यहाँ पे आई थिंक जॉइंट सेकंड मोस्ट विकेट्स हैं उनके पूरे टूर्नामेंट में, अलॉन्ग विद मोहम्मद शमी एंड मिचेल सैंडनर। बट मतलब सैंडनर के भी इतने 9 विकेट हो गए। हाँ, 10 पे मैट हेनरी है, बाकी फिर सेकंड पे ये 3 खिलाड़ी हैं। तो इतनी जल्दी आके आपने ऐसे इम्पैक्ट डाल दिया तो 3 मैच खेले उसने। हाँ वही तो 3 मैच में 9 विकेट। तो एक्स फैक्टर वाला जो रोल दिया गया था आपको बखूबी आपने निभाया भाई, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा। एंड भाई क्रेडिट टू वंस अगेन गौतम गंभीर भाई। हाँ, मतलब कि आपने लिया उसको लास्ट मोमेंट पे यार। हम लोग सोचते थे कि ओडीआई टीम में तो कहाँ से ही आएंगे, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में जो चल रहा है उसको चलने दो।
बट आपने लिया फिर उसको खिलाया भी। मतलब पहले 2 मैचेस के बाद तो आई डोंट थिंक किसी भी इंडियन क्रिकेट फैन को ऐसा लगा हो कि वरुण चक्रवर्ती अब टीम के अंदर आएंगे, बट उनको 4 स्पिनर एग्जैक्टली वो विश्वास दिखाना और उसके बाद वही स्ट्रैटेजी को बैक करते हुए फाइनल में भी वही 11 खिलाना, इसमें रोहित शर्मा गौतम गंभीर दोनों को श्रेय जाएगा। मतलब जितनी तारीफ करो उतना कम है यार, हैट्स ऑफ टू दीज टू गाइस। बट फिर हम देखते हैं जब डैरेन मिचेल की बातें करेंगे आप, तो कुछ 100 बॉलों में कुछ 60 कुछ रन बनाते हैं। कई लोग उस टाइम पे हमारी लाइव स्ट्रीम में कमेंट भी कर रहे थे कि ये केएल राहुल 2023 के वर्ल्ड कप एंड डैरेन मिचेल की 25 की चैंपियनशिप। आई थिंक जेन्युइनली एक्यूरेट एकदम वो कंपैरिजन है। क्या तुम क्यों क्रिटिसाइज करना चाहो, जरा बताओ एक बार। आई थिंक ही किल्ड ऑफ द गेम। जिस तरीके से जितना स्कोर बनना चाहिए था यार, कितना कैसा भी गेम चल रहा हो, मतलब अगर मैं केन विलियमसन को 120 बॉल में 81 रन जब बनाए थे उसने, उस पर मैं क्रिटिसाइज कर रहा था कि आपने इंडिया के अगेंस्ट एकदम गेम खत्म कर दिया। यस आपने अपने तो बहुत अच्छे रन बनाए हैं, शायद आप टॉप स्कोर अपनी टीम के, बट स्टिल आपने गेम पे इम्पैक्ट नहीं आया आपका। और उस टाइम पे तो सामने से विकेट गिरे जा रहे थे लगातार, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि विकेट गिरे जा रहे थे, आपको सपोर्ट भी मिला था, उसके बाद भी आप इतने स्लो खेले। प्लस अगर आप इतना स्लो खेलते हो, जो केएल राहुल ने अश्विन के चैनल पे कहा था कि अगर मैं थोड़ा टाइम और टिकता तो मैं और एक्सेलरेट करता, इस चीज़ को कॉम्पनसेट करता, या तो फिर यू प्ले द होल इनिंग्स, नॉट आउट रह के आओ और एंड में एक्सेलरेट करो, जिससे आपके एंड में जो पेपर पे स्टैट्स हो प्लस इम्पैक्ट हो गेम के ऊपर वो जस्टिफाइड लगे। यहाँ पे अगर फिर आप वो आउट हो जाते हो तो आप पे वो पूरी टीम को आपने एकदम नीचे लेके आए और फिर वहां पे टीम को अकेला छोड़ दिया। ये एक बहुत ही हार्ड रियलाइजेशन है मॉडर्न डे वाइट बॉल क्रिकेट की, कि आप ऐसी इनिंग को यूजुअली आज से शायद 15-20 साल पहले तारीफ करते हैं, हाँ, कि एक एंड से 2-3 विकेट गिरे थे और आपने संभाला। बट क्या 2-3 विकेट तब नहीं गिरे थे जब अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे? क्या 2-3 विकेट वैसे नहीं गिरते जब विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे थे या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे थे? भाई क्या 2-3 विकेट तब नहीं गिरे थे जब गिल और विराट कोहली आउट हो गए थे और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे फाइनल में? तब भी रोहित शर्मा ने तो अपनी स्पीड पकड़ी ना। तो ये बात है भाई कि आज के टाइम पे ना बाउंड्रीज 80 बॉल तक ना मारना, इंडिया के टाइम पे भी कुछ ऐसी होता है कि पता नहीं कितने ओवर तक 30-35 ओवर तक बाउंड्री नहीं थी। ये क्रिमिनल है, क्योंकि आप इस चीज को ना किसी भी प्लेयर के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे दूसरे पे सपोर्ट नहीं था। आप 100 में से 1 बाउंड्री बॉल नहीं ढूंढ पाए आप, ये तो अनएक्सप्लेनेबल होता है बिल्कुल भी, और ये अनफॉरगिवेबल है। बट मोर देन दैट, स्ट्राइक रोटेशन, जो कि हमने उस टाइम पे केएल राहुल के इनिंग्स के लिए भी कहा था और आज मिचेल के लिए भी कहेंगे। स्ट्राइक रोटेशन तो आप नहीं ब्लेम कर सकते ना यार किसी और पे, आपके साथ जो दूसरे पे खड़े होंगे तो बैटर ही है ना। तो ये 2 क्वालिटीज अगर आप मॉडर्न डे वाइट बॉल क्रिकेट में किल ऑफ कर देते हो ना, तभी आप ये चीज होते हुए देखते हो। इंग्लैंड कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड चाहती तो आराम से अगर थोड़ा पुश करते मिडिल ओवर्स में 270-280 खींच कर सकती थी, एंड अल्टीमेटली हार गए ना। तो दे हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम है। वो इनिंग्स डेफिनेटली, अब ये एक तो ना मुझे लगता है कि इट्स अ पासिंग नैरेटिव ऑल्सो, ये जो हमसे एक जनरेशन बड़ी है, जब ये लोग फ्रॉम पोजीशंस ऑफ पावर हट जाएंगे और हमारी जनरेशन ऊपर आएगी तो ये चीजें अनफॉरगेबल बन जाएंगी। हाँ बन जाएंगी। अभी थोड़ा सा नैरेटिव रहता है ना कि यार बंदा टिका हुआ था, वो अब नहीं रहेगा। या एग्जैक्टली। प्लस इन जनरल भी आई थिंक डैरेन मिचेल भी यार आगे जाके सोचेंगे अपने करियर में। मतलब केएल राहुल ने भी इसलिए सोचा था क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन टू बी इन। अगर आप टीम को ऐसे लेके गए थे क्योंकि आपके दिमाग में यही था अल्टीमेटली, आई एम प्रीटी श्योर डैरेन मिचेल के दिमाग में ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि मैं न्यूजीलैंड को नीचे गिरा दूं, यही होगा कि मैं टिकता हूं और मैं एंड में आके अपना एक्सपीरियंस यूज कर सकता हूं, क्योंकि डैरेन मिचेल हैज ऑलवेज डन वेल अगेंस्ट इंडिया। अब वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरी थी, यहाँ पे भी ही वुड बी बैकिंग हिमसेल्फ कि मैं ठीक है अभी स्लो हूं बट मैं एंड में लेके जाऊंगा और एक्सेलरेट कर लूंगा, कॉम्पनसेट कर दूंगा। उस टाइम पे अगर आप आउट होते हो तो फिर आप आगे आने वाले टाइम तक थोड़ा ये दिमाग में रहता है यार कि अगर मैंने 1 बॉल नहीं ढूंढ पाया मैं 100 बॉल में, उसके बाद भी अल्टीमेटली टीम हारी गई ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम करोगे ही करोगे। तब ये मुझे बिल्कुल लगता है कि वो मिडिल ओवर्स में देखो, आपने 30 ओवरों में सिर्फ 103 रन मारे, 10 से 40 ओवर के बीच में 180 बॉलें थी, आपने सिर्फ 103 रन मारे, 77 बॉल्स डॉट गई हैं वहाँ पे। अगर हम लोग ये मान के चले कि बाकी सारे बॉलों पे सिंगल भी आया तो एक्चुअली में डॉट बॉल्स और बहुत ज़्यादा होंगी। तो अगर आप ऑलमोस्ट 100 डॉट बॉल ही खेल रहे हो उन 30 ओवरों में, आपने ऑलमोस्ट आधा गेम तो अपना शट डाउन ही कर दिया। तो आप स्टैटिस्टिकली भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत ईजिली आप देख सकते हो फ्लॉज एग्जैक्टली आ कहाँ पे रहे। बट रिगार्डलेस अगर हम लोग लास्ट 10 ओवर की बातें करें, देखो यहाँ पर भी बाय द वे कैचेस 2 ड्रॉप और हुए थे, रोहित शर्मा का और शुभमन गिल का। शुभमन गिल का आई वुड स्टिल से थोड़ा मुश्किल था, एक फ्लैट बॉल पे अगर आप साइडवेज भागते हो आ रहे हो, इट इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। रोहित शर्मा का भी डिफिकल्टी था भाई, डिफिकल्ट था, बट मतलब एक होता है ना कि यू गिव योरसेल्फ द बेस्ट पॉसिबल चांस, वो नहीं लगा मुझे, थोड़ा कैजुअल लगा था वो अप्रोच।
ओके पर्सनली। वो जो ऊपर ऐसे कूद के करा था ना उनने, डैम कैजुअल क्यों लगा? अगर कोई और करता तो रोहित शर्मा गाली दे रहे होते उनको। ओके 100%। मतलब आई थिंक जितना ऊपर वो था हाथ तो एक ही जा सकता था उनका, और वैसे टाइप थोड़ा वैसे सॉर्ट ऑफ कैसा जैसा उसने पकड़ा है ग्लेन फिलिप्स ने, सॉर्ट ऑफ क्या वही था exactly। हाँ एग्जैक्टली वही था। मे बी उतना एथलेटिक नहीं है और रोहित शर्मा की वो वैसा टाइप का कैच पकड़ सके, बट यार मतलब अभी कुछ टाइम पहले भी आई थिंक कवर्सपुर ने एकदम डिट्टो ऐसे कैच पकड़ा था कुछ मैचेस पहले ही। तो हाँ वो केपेबल तो हैं, बट आई थिंक जिस तरीके से वो कूदे उसके जब वो गिर गए नीचे, मुझे लगा कि शायद थोड़ा ज़्यादा ऊपर था, क्योंकि अगर वो नॉर्मल सिर्फ थोड़ा सा कूद के पकड़ना होता जैसे उन्होंने कवर से पकड़ा था। मैं ये नहीं कह रहा कि कैच पकड़ा जाना चाहिए था, मैं बस अप्रोच की बात कर रहा हूँ। ओके मैं ये नहीं कह रहा कैच पकड़ा, मुझे लगता है गिल वाला कैच ही बहुत मुश्किल था। हाँ प्लस ये भी है ना कि अगर आपका हाथ पहुंच गया तो ड्रॉप डी माना जाता है। हाँ वो और ड्रॉप तो आज है की डेट हाँ, में हाँ, इंडियन या, टीम के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। मतलब क्या आप मुझे ये कह रहे हो कि कोई और बंदा ऐसे करता तो क्या विराट और रोहित गुस्सा नहीं होते? डेफिनेटली गुस्सा होता है। ये तो हमने थ्रू आउट भाई वरुण चक्रवर्ती की वो कैच में फिर से कह रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया मैच के अगेंस्ट वो बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट कैच था भाई। वो इससे ज्यादा डिफिकल्ट कैच था वो। उसको देखा था कैसी गालियां पड़ी थी उस टाइम पे। तो अगर वो स्टैंडर्ड आपको रखना है तो फिर आप खुद भी अकाउंटेबल उस चीज के लिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ। रिगार्डलेस अगर हम लोग आखिरी के 10 ओवर की पर्टिकुलरली 2-3 टॉक पॉइंट्स की बातें करें, 79 रन आते हैं लास्ट 10 ओवर्स में, जबकि सिर्फ 5 विकेट रह गए थे। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया का एक वीक पॉइंट रहा है। और यहाँ पे मोहम्मद शमी का आई डोंट थिंक ही हैड अ गुड डे, क्लियरली ही डिड नॉट हैव अ गुड डे। इकोनॉमी काफी ज्यादा थी उनकी, प्लस इन जनरल आई थिंक एक सेविंग ग्रेस था न्यूजीलैंड के लिए जब ब्रेसवेल बैटिंग करने आए थे। जिस तरीके से उनने बैटिंग करी है, क्योंकि यू डोंट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ एन इनिंग्स फ्रॉम ब्रेसवेल कि वो यार बॉलें भी कम लेंगे और रन भी अच्छे खासे बनाते रहेंगे। ये आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। मतलब इसमें मैं ये स्टार्ट अभी नोट कर रहा था कि 12 ओवर हैं पेस के, उसमें सिर्फ 1 विकेट आया और 104 रन गए। अभी मैं वही कैलकुलेट कर रहा था बैठ के, तो 12 ओवर में 104 रन ऑलमोस्ट आए यार। मतलब 72 बॉल्स में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो। और इसका ब्रंट मोहम्मद शमी ने उठाया। हार्दिक ने तो ओवर ही नहीं डाले। अब पता है लास्ट फ्यू ओवर्स में ये भी होता है ना कि चलो बैटर तो स्टॉक करेगा ही और शमी ने तो बॉलिंग अच्छी करी है। नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं इसको प्रूव भी करता हूँ। बीच में डेथ ओवर्स के टाइम पे शमी ने अपनी बॉलों पे सेटअप क्या ले रखा था, थर्ड मैन ऊपर थे और पॉइंट ऊपर थे। अब थर्ड मैन और पॉइंट ऊपर हैं तो एक ही ऐसी बॉल है जो आपको नहीं डालनी चाहिए इस वक्त, द लास्ट बॉल दैट यू शुड बॉल, विच इज कि आउटसाइड ऑफ स्टंप आप एक फुल लेंथ की डिलीवरी डाल दो, जिसको वो बैठ के स्क्वायर ड्राइव मारे आराम से, पॉइंट और थर्ड मैन ऊपर है, एज लेगा तो भी गैप में जाएगा, और लग गया तो फिर थर्ड मैन और कवर्स के बीच में जाएगा ही जाएगा। शॉमी वही बॉल डाले जा रहे थे बार बार। तो मतलब ये होता है ना कि आप क्या अपने फील्ड के अकॉर्डिंगली भी बॉलिंग कर दोगे तो भी आप रन बचा लोगे, वो भी नहीं होता, तभी कप्तान गुस्सा होता है। ऐसे मोमेंट्स पे ही कप्तान गुस्सा होता है कि जो मैंने फील्ड दी उसके हिसाब से बॉलिंग ही कर लो, फिर छक्का खाओ समझ में आता है। बट आप अपने फील्ड के अगेंस्ट ही बॉलिंग कर रहे हो ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि फिर ऑफ डे की बात आ जाती है। तो आई थिंक मोहम्मद शमी का दिन ये था नहीं, वरना वो गोल्डन बॉल जो भी कहते हैं यहाँ पे, नहीं विकेट लेना तो उनका वो है ही भाई, वो विकेट लेते ही हैं सारे क्रूशल मैचेस में। ये टूर्नामेंट में स्पेसिफिकली बहुत कुछ खास उनके वो इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं आ पाए। ऑल द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हाँ है आई थिंक वही ना, हर चीज के पीछे कॉन्टेक्स्ट होता है। जैसे 5 विकेट उन्होंने पहले ही ले लिए थे पहले मैच में, तो मैट हेनरी ने भी 5 विकेट एक ही मैच में लिया, वरुण चक्रवर्ती ने भी 5 विकेट ट्रू ऐसे कह सकते हैं। या वरुण चक्रवर्ती आई थिंक वो एक्सेप्शनल है, वो 3 मैच में 9 विकेट लेना वो आई डोंट थिंक किसी से भी हो सकता है। बट हाँ शामी का मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में कभी भी वो अपने प्रॉपर रिदम में लगे नहीं, ऐसा नहीं लगा कि अच्छा एकदम फुल, जो हमें लगा था कि बांग्लादेश के मैच के बाद होगा, ऐसा नहीं हुआ। बट ओवरऑल जो टारगेट न्यूजीलैंड ने दिया था, क्या ये चेजेबल नहीं था? आई थिंक चेज होना चाहिए था। एंड एग्जैक्टली हम वही देखते हैं जब सेकंड इनिंग शुरू होती है, इंडिया की बैटिंग आती है। जरा इसके बारे में बातें करते हैं। जो स्टार्ट दिया है फिर से, मतलब आज लग रहा था कि क्या ये रोहित शर्मा का आखिरी इनिंग होने वाली है, और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग भी रहा था भाई थोड़ा बहुत। क्या कहोगे? सी ऑनेस्टली रोहित शर्मा आई वुड से आफ्टर द न्यूजीलैंड गेम उनके हाव भाव में थोड़ा बदलाव मैंने देखा है। जो ग्रुप स्टेज का न्यूजीलैंड का मैच, नहीं जो टेस्ट सीरीज आ रहे थे हम लोग। अच्छा ओके। मतलब आई थिंक उन्हें लगता है कि यार आई एम नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल। जो चीज मैंने करी इंडियन क्रिकेट के लिए, जो जर्नलिस्ट हैं आसपास प्लस जो पब्लिक भी, इंक्लूडिंग जो भी ट्विटर पे होता रहता है या फिर जैसे पब्लिक रिएक्ट करती है, आई थिंक उनको ऐसा लगता है कि मुझे अपना ड्यू मिला नहीं है इस टाइम पे, जितना मैंने करा है। पीपल आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट, एंड आई गेट द सेंटिमेंट वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा अब्यूजिंग हो जाती है रोहित शर्मा को लेके। लोग ओवर द टॉप जाके चीज़ें बोलने लग जाते हैं और बहुत जल्दी जजमेंट पास करने लग जाते हैं।
उसके बाद से रोहित शर्मा इवन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैज नॉट बीन द सेम हमेशा। वरना एक बहुत ही रोहित शर्मा की बड़ी कैजुअल सी चीज़ें होती हैं कि अरे ठीक है यार मज़ा नहीं आया देखने में इसका ये वो करके बातें करते हैं। उसके बाद से जब वो चैंपियंस ट्रॉफी का शायद जो पहला मैच था उसके बाद उनने बोला था, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये चीज़ बोली थी कि व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट, जब उनने बोला था कि इंग्लैंड वाली सीरीज में थी वो चीज़ कि इतने टाइम बाद आप वाइट बॉल फॉर्मेट में आ रहे हो, देख के भी लग रहा था हाँ कि व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट, ऐसे टाइप की चीज़ें यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम रोहित शर्मा। जो मैच के बाद उनने फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसकी बात भी करेंगे बाद में, बट मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को थोड़ा गंदा फील हुआ इस चीज़ को लेके कि मुझे तमीज़ से बात नहीं करी जा रही मुझसे। एंड सो जब वो बैटिंग करने आए थे ये देख के मुझे लग रहा था इनके टूर्नामेंट में कि दिस कुड पोटेंशियली बी माई लास्ट मैच। अब वो है या नहीं है मुझे नहीं पता वो, एंड सो आई हैव टू प्ले लाइक दैट एज वेल, एंड दैट इज वाई हमने देखा कि उनके अप्रोच में चेंज था। स्टार्टिंग में 2-3 बॉलें थोड़ी मिस हुई थी, थोड़ा सा वो था कि क्योंकि बॉल भी स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है पकड़ना, बट उसके बाद जब उनने वो पुल का एक छक्का मारा था उसका था कि भाई यार ये आ गया जो लोग कहते रहते हैं कि फाइनल उत्पाद देखना हमें, उत्पाद उनने मचा दिया भाई फाइनल वाले मैच में। बट ये वेरी ऑनेस्टली फ्रॉम आउटसाइड ये देख के काफ़ी अच्छा लगा है कि हाउ दिस मैन एट द एज ऑफ 38 ऑल्सो इज ग्रोइंग इन दिस टूर्नामेंट, कैसे ही स्टिल विलिंग टू पुट इन दोज परफॉर्मेंसेज एंड एफर्ट्स कि वो टीम के अंदर बने रहे। ही नेवर टेक्स हिज पोजीशन फॉर ग्रांटेड, एंड हमेशा टीम इंडिया कैसे बेटर कर सकती है उसके बारे में ही सोचते हैं। अच्छा, आज बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था ये कि जिस तरीके से उन्होंने खेला है ये इट इज अ फॉर अ बिग डिबेट, क्योंकि ये टिपिकल वो नहीं था बिल्कुल नहीं था। आज एक बहुत ही कॉन्सर्टेड एफर्ट मुझे दिख रहा था टुवर्ड्स लीविंग द बॉल्स। एग्जैक्टली पहले के 5 ओवरों में जब विलोरोक की बॉल थोड़ी सी मूवमेंट लेके बाहर जा रही थी, वही थोड़ी वॉबली सीम होती है, कुछ बॉलें अंदर आती हैं कुछ बाहर निकलती हैं, उनका शेप नेचुरली होता है कि स्विंग होकर बाहर निकलेगी राइट हैंडर से। तो उन्होंने कई सारे बॉलें लीव भी करी हैं स्टार्टिंग में। उसको ये नहीं सोचा कि मैं कवर्स के ऊपर से छक्का मार दूंगा वहाँ पे एंगल के साथ। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था देखने के लिए कि ही वाज वेटिंग फॉर द करेक्ट बॉल। इनफैक्ट मुझे याद है बीच में एक बॉल थी, अब वो शायद नेथन स्मिथ पे थी या फिर जेमिसन पे थी वो सारी, जब वो स्टेप आउट करके एक ब्लाइंड्स लॉक करते हैं और वो विकेट के जस्ट ऊपर से निकलती है। और उसके बाद दोबारा वो मेंटल रीसेट हो गया कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी। और जो पहले 10 ओवर उन्होंने बैटिंग करी है, अल्टीमेटली शुभमन गिल के पहले 10 ओवर में सिर्फ 10 ही रन थे। डोमिनेट 1 सेकंड रोहित शर्मा नहीं करा, 49 रन उनकी थे। मतलब वर्चुअली पहले 10 ओवर में उन्होंने अपनी 50 पूरी मार भी दी है। पर इंडिया का यूजुअली जो हम देखते हैं कि 70-75 रन होते हैं, वो 64-63 कुछ ही थे। अब देखो ये इट इज अप फॉर बिग डिबेट कि क्या रोहित शर्मा को ऐसे ही खेलना चाहिए या फिर जो उनका अग्रेसिव टेम्पलेट था, क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरीके से आउट भी हुए हैं, बहुत ही रेकलेस शॉट था। हाँ, आई थिंक वो तो इट वाज अनकॉल्ड फॉर भाई, करेंगे उसकी बात करेंगे। बट जो उन्होंने दिया है स्टार्ट हमें, इससे बेहतर स्टार्ट आप नहीं मांग सकते थे अपने ओपनर से। 100 रन की आपने स्टैंड दे दी है। आई थिंक दिस इज व्हाट आई कॉल इनोवेशन। जो मैंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये चीज़ बोली थी पॉडकास्ट में कि इंग्लैंड वाले जो 100 थी उनकी, हाँ कि रोहित शर्मा जब भी वापस आते हैं किसी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए तो हमेशा अपनी टेक्निक में, अपनी कप्तानी में कुछ ना कुछ इनोवेशन लेके आते हैं। जैसे इसी टूर्नामेंट में हमने उनकी कप्तानी को ग्रो होते हुए देखा कि उन्होंने धीरे धीरे करके एग्रेसिव फील्ड्स भी सेटअप करी हैं। बैटिंग में भी मतलब भाई 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल वाज स्कारिंग फॉर हिम, बहुत बड़ा स्कार था उनके ऊपर। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं शायद वो भी प्ले कराया। मुझे लगा था भाई ये कि मतलब उस टाइम पे तो चलो तब भी समझ में आता है क्योंकि गिल पहले आउट हो गए थे, फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली की पार्टनरशिप थी जिसमें विराट कोहली आगे निकल गए थे। यहाँ पे गिल आउट हुए, फिर विराट कोहली आए, वो तुरंत आउट हो गए। उसके बाद उनको दिमाग में चीज आई होगी भाई कि आई कैन नॉट लेट दिस हैपन अगेन। एक कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट का होता है भाई कि अगर मैं यहाँ पे आउट हो गया, आई एम एन एक्सपीरियंस प्लेयर, इतने टाइम से मैं इतने सारे टूर्नामेंट्स खेलता आ रहा हूँ, आई कैन नॉट लेट दिस हैपन अगेन। तो वो कुछ ना कुछ तो प्लान करा हुआ कि भाई मुझे अब थोड़ा लंबा खेलना है। जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चीज़ बोली है, क्या बोली बताओ? उन्होंने ऐसे करके बोला है कि पहले बात तो उनसे इंटेंट के बारे में पूछा गया था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि यार जैसी इंटेंट ये होती है, जैसा गेम स्टाइल मैंने रखा है अपना कि पहले पावर प्ले मुझे मैक्सिमाइज करनी है, पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना है, इसमें हमेशा एक वो लक फैक्टर होता है, कभी आप जल्दी आउट हो जाओगे, कभी आउट नहीं होगे। फिर उनने ऐसा बोला कि इफ यू लुक एट माई बैटिंग इन दिस गेम, पहले 10 ओवर का मैंने अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करा। और फिर उनने बोला कि जब मैं मारने गया अल्टीमेटली, तो फिर मैं वैसे ही अपनी इंटेंट को लेके चल रहा था और फिर उसके चक्कर में मैं आउट हो गया। तो अल्टीमेटली उनका पॉइंट अपनी इंटेंट को लेके था, बट उसके अंदर ही उनने ये गिव अवे कर दिया कि भाई पहले 10 ओवर के मैंने अपनी बैटिंग चेंज कर दी थी क्योंकि मुझे आई वॉन्टेड टू बैट फॉर लॉन्ग, ये चीज़ उन्होंने बोली है। तो आई डू थिंक कि बिल्कुल भी बैटिंग वो तो नहीं थी जो हमें वर्ल्ड कप फाइनल में देखने को मिली थी कि जो बॉल जहाँ दिख गई वहीं पे मैं मार दूंगा।
एंड एट द सेम टाइम आई मतलब कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा उन्होंने बैटिंग स्टाइल चेंज क्यों करा, ये सही नहीं है. आई कॉल दिस इनोवेशन भाई. उनने अपनी पहले जो चीज़ें हो गई थी उनकी गलती नहीं थी वर्ल्ड कप फाइनल में कुछ, अपना काम तो उनने करके दिया था. बट यहाँ पे उन्होंने रियलाइज करा कि भाई अगर सिर्फ मैं अपना काम कर दूंगा इसका ये नहीं है टीम जीत जाएगी, कभी कभी मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा. उसी का आप ये भी कह सकते हो 2019 में अपना काम उन्होंने बखूबी निभाया पर तब हार गए. उसके बाद से लगातार उनकी कप्तानी में उनकी टेक्निक में इनोवेशन होते हुए देखा है. ही हैज ग्रोन एज अ लीडर, ही हैज ग्रोन एज अ बैट्समैन, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट हिम. मतलब ये इनिंग्स में बहुत कुछ अच्छी चीजें थी रोहित शर्मा से देखने के लिए. एंड ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब उन्होंने कहा कि मैंने 10 ओवर के बाद अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करा, मोस्ट ऑफ द इनिंग्स में वो पावर प्ले को मैक्सिमाइज करते हैं जब, तो वो पावर प्ले में आउट भी हो जाते हैं. हाँ एग्जैक्टली. तो हमने रेयरली देखा कि वो 10 ओवर के बाद बैटिंग करें भी ज्यादा. तो हमने इंग्लैंड वाले मैच में देखा था वहाँ पे 100 आई थी. यहाँ पर भी आज 100 फॉर द टेकिंग थी भाई. मतलब आज कोई एक्सक्यूज नहीं है इस चीज का. बट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, शायद ये एक नेक्स्ट अब एक टियर होने वाला है. एक नेक्स्ट 27 वर्ल्ड कप तक हम लोग देखेंगे. अच्छा अब डिफरेंट हो रहा है थोड़ा, कि अभी तक था कि पहले 10 ओवर सर्वाइव करो और फिर टेक ऑफ टुवर्ड्स 200. फिर था कि अब पहले के 10 ओवर को जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो करो. अब है कि हाँ 10 ओवर को मैक्सिमाइज करना है, होपफुली बैटिंग आफ्टर दैट ऑल्सो, एंड तब अपना अप्रोच चेंज करोगे, तब आप पूरा लंबा खेलने के लिए जाओगे. शायद ये एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन हमें रोहित शर्मा का देखने को मिला. मतलब मैंने लास्ट टाइम रोहित शर्मा को इतने रन मारते हुए 100 की कम की स्ट्राइक रेट से अल्टीमेटली वो मैंने शायद लास्ट टाइम वो 2023 वर्ल्ड कप इंग्लैंड वाले मैच में देखा था. जब उनने वो 100 नहीं 80 समथिंग बनाए थे, तब भी उनने 100-110 बॉलें ली थी. उसके बाद से मैंने 100 की स्ट्राइक रेट से कम मारते हुए रोहित शर्मा को डायरेक्टली अब देखा है. एक मुझे और मैं चीज़ यहाँ पे न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा जो मुझे थोड़ी 1 सेकंड टैक्टिकल इनएफिशिएंसी दिखी. आपने विलो रोक से स्टार्टिंग में से 2 ओवर कराए, क्या था भाई? मतलब वन ऑफ योर बेस्ट बॉलर्स, उनको आपने इतना कम कराया है. वन ऑफ क्या यार, ही वाज योर बेस्ट बॉलर अभी ऑन पेपर. मतलब अब वो नहीं है, मैट हेनरी नहीं है, पेसर्स की बात कर रहा हूँ. सिर्फ 2 ओवर वहां पे डलवाए. मेरे को पर्सनली समझ में बिल्कुल नहीं आया ये. काई जेमिसन का से वो कराना, ही वाज नॉट लुकिंग एज इफेक्टिव एज विलो रोक. और नेथन स्मिथ से बॉलिंग कराना तो उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था. पहली 2 ओवर में कितनी पिटाई हो गई उनकी, क्या फायदा हुआ बॉलिंग कराने का. तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ईजी रूम भी मिल गया रोहित शर्मा और शुभमन गिल का वहां पर. उसके बाद हमने प्रीव्यू में क्या कहा था कि दे वुड वांट टू हैव रचिन एंड सैंडनर बोथ इन बॉलिंग इन टैंडम. तो ब्रेसवेल से पहले हमने एक्चुअली में देखा कि रचिन रविंद्र बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं. एग्जैक्टली वही है जो हम सोच रहे थे. इनफैक्ट अगर मैं इसको वेरीफाई भी कर लूँ साथ के साथ, तो दैट इज व्हाट यू सी. ब्रेसवेल से पहले बॉलिंग रचिन रविंद्र करने के लिए आए. अब ये बात अलग है कि ब्रेसवेल ने कुछ ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर दी इस मैच में, बट वो इंटेंशन बहुत क्लियर था कि इनके जो लेफ्ट आर्म ऑस्पिनर्स की जो वीकनेस है हमें वो एक्सप्लॉइट करनी है. गिल आउट होते हैं. पहली बात तो वो जो कैच पकड़ा है उसके बारे में क्या कहना है भाई? मैंने जब कैच को स्लो मोशन में देखा तब मुझे ऐसा लगा उनने कैच पकड़ी यहाँ पे थी और फिर उनकी जंप के कारण वो कैच इधर दिखा हमें कि अच्छा यहाँ पे पकड़ी उन्होंने. आई थिंक ये कूदने का तरीका न्यूजीलैंड का थोड़ा ऐसा है जो हमने पिछले मैच में देखा था. प्राइमरली ग्लेन फिलिप्स. नहीं, ग्लेन फिलिप्स का भी मुझे इन जनरल भी थोड़ा. भाई इस मैच में तो न्यूजीलैंड ने जैसी डाइवें लगाई हैं, लग रहा था भाई नीचे पानी है क्या कि आप कूदने जा रहे हो अंदर. चाहे वो मिचेल सैंडनर हो, केन विलियमसन हो, ग्लेन फिलिप्स हो, सभी ऐसे टाइप की डाइवें लगा रहे थे. तो पता नहीं इनका क्या, या तो इनकी जीन्स में ऐसा है या फिर दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि हमें ऐसा टाइप के फील्डिंग करनी है. कैच तो फिनोमिनल था, बहुत ही अच्छा कैच था. उसमें नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम ग्लेन फिलिप्स. बट जब वो स्लो मोशन में देखा तो थोड़ा सा देख के लगा कि एक तो वो ऊपर ले जाते हैं, उसके जब उनका गिरने का स्टाइल होता है तो वो कुछ पलट पलट के ऐसे ऐसे करके गिरते हैं. तो लगता है कि भाई ये क्या, कितना ऊंचा कूद गया आदमी. जितना ऊंचा कैच था नहीं, बट रिगार्डलेस मतलब आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम इट. कैच बहुत अच्छा था. एंड कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत कह सकते हो कि शुभमन गिल थोड़ा सा अनलकी हो गए वहाँ पे. थोड़ा नहीं, आई थिंक अनलकी तो थे भाई. मतलब देखो अभी हमने कुलदीप यादव की बातें करी, उनका वो चोकर टैग हटा. आई थिंक शुभमन गिल भी जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, 100 का स्टैंड दिया स्टार्टिंग में, ही वाज डूइंग हिज जॉब. अल्टीमेटली वो आउट हुए भी है. तो देखो यार उनका इंटेंशन सही था. पीछे डीप में कवर्स पे कोई फील्डर नहीं था, वो क्लियर होती चौका था वो. तो ही वाज प्लेइंग एज पर द फील्ड ओनली. शॉट भी अच्छा था. वो कैच बंदन ने जो पकड़ी भाई, आई डोंट थिंक वो टैग हटा अभी. क्यों? 51 समथिंग बॉल्स में अगर आप 30 रन बना रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि पारी अच्छी नहीं थी उनकी, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे. प्लस अगर सामने से एक आदमी उत्पाद मचा रहा है तो यू वांट कि आप चाहोगे कि अच्छा मैं स्ट्राइक रोटेट करता रहूं और उस आदमी को खेलने दूं. कितने टाइम तक तो उन्होंने कितनी कम बॉलें खेली थी, रोहित शर्मा ही खेले जा रहे थे सारी बॉलें. तो आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने अपनी जॉब नहीं करी जब तक वो कर रहे थे. बट एक भाई बीइंग द नंबर 1 ओडीआई बैटर, अल्टीमेटली अगर आप ये टूर्नामेंट के बाद देखोगे, ही हैज स्कोर्ड 188 रन्स. रोहित शर्मा के 180 रन हो गए. 8 रन ज्यादा शुभमन गिल ने मारे. और कहाँ पे था इससे पहले उनका ग्राफ. तो आई स्टिल थिंक दैट ही इज येट टू हैव अ बिग टूर्नामेंट एंड अ बिग से इन एन इम्पॉर्टेंट मैच.
होपफुली वो आता है जल्दी, क्योंकि मतलब हमेशा सब लोग उनको विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, जो कि आई थिंक एक अनफेयर कंपैरिजन भी है। भाई वो कितने बड़े लेजेंड है विराट कोहली, बट बाय द टाइम विराट कोहली वॉज 24, 25, 26 उनकी ऐसी परफॉर्मेंसेस अच्छी खासी लेवल पे आने लग गई थी। हाँ मतलब वो है कि देयर इज मच मोर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। एक मुझे मीम याद आ रहा है, मैंने देखा था, मतलब थोड़ा सेंसर करना पड़ेगा इसको क्योंकि वरना लोगों से रेसिस्ट लगेगा ये। उसमें होता है कि रोहित शर्मा उसका शुभमन कान पकड़ के बोल रहा है, जब तेरे को पता है कि वहां पर एक जानवर का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे बेसिकली, वो आज के टाइम पे लोग रेसेस मान लेंगे, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है। कहते हैं कि जब तेरे को पता है वहाँ पे वो जानवर खड़ा हुआ है, जानवर का नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे बॉल मारने की जरूरी थी ऐसा करके उसको पूरा गाली दे रहे। भाई ग्लेन फिलिप्स का तो है ना डेंजरस, आप उनके आसपास बॉल नहीं मार सकते, मुश्किल है, बहुत वो जेन्युइनली कुछ भी पकड़ सकता नहीं। मैंने रचिन रविंद्र का मीम देखा था, फिर मैं देखा कि आज सुबह तुमने भेजा हुआ था वो मीम, उसमें रचिन रविंद्र ऐसे खड़े और कह रहा है गद्दारी का तो सवाल ही नहीं है, 2 कैच दिया फिर पता चला कि इनसे कुछ नहीं होने वाला तो बोल्ड हो गया। भाई क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे स्किनिंग पे गए हुए थे, जब भी रचिन रविंद्र आता है तो लोग कह रहे थे ये तो इंडियन है, ये क्यों कर रहा है ऐसा, गद्दार है ये। आई थिंक एकदम फिटिंग। हाँ बंदे ने ट्राई तो पूरा करा भाई, ऑन अ लाइटर नोट अगर हम कहें तो। या बट उसके बाद देखो जब गिल आउट होते हैं, विराट कोहली आते हैं, एंड लग रहा था कि विराट और रोहित अपने आखिरी मैच में अगर कुछ ऐसा कर दें, पार्टनरशिप के साथ इंडिया को जिता दें, और फिर एक बहुत ही एंटी क्लाइमेटिक चीज होती है, विराट कोहली 1 रन पे आउट हो जाते हैं। उस डिसमिसल के बारे में क्या कहना है? सी वेरी ऑनेस्टली मैंने ये नहीं सोचा था कि चाहे आखिरी मैच हो चाहे पहला मैच हो, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में पार्टनरशिप आने वाली है। अच्छा, जब वो आए थे तो मुझे पहले ही पता था कि भाई या तो रोहित शर्मा नजर लगी थी नीचे, जरा बताओ लोगों को। हाँ मतलब भाई पहले इससे स्टार्ट करते हैं फिर बताना शुरू करते हैं। आई कॉल इट बीइंग विजनरी। मैंने फाइनल में एक प्लेयर की जो प्रेडिक्शन बताई थी वो सारी सही हो रही थी कि रोहित शर्मा 100 नहीं मारेंगे। अरे रुक जाओ, पहले तुम विराट कोहली की बात करो। तो विराट कोहली का मैंने बोला था कि विराट कोहली ज्यादा रन नहीं आएंगे इस मैच में, और इस स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें, और ये पार्टनरशिप भी मैंने उस टाइम पे बोल दिया था कि इनके बीच में पार्टनरशिप नहीं होने वाली, या तो रोहित आउट होंगे या विराट कोहली जल्दी चले जाएंगे। आई वॉज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि विराट कोहली यार एक वो बड़े मैच पर रन नहीं आ पाए, एंड मे बी आई कुड बी वेरी वेल रॉन्ग अबाउट दिस होल टेक्निक थिंग, बट जब वो जिस तरीके से आउट हुए मुझे डिट्टो वो चीज़ याद आई जब हमने कुछ मैचेस पहले बात करी थी कि अच्छा एक स्पिनर है एंड आपने बॉल थोड़ी जल्दी टप्पा खा गई क्योंकि रेवोल्यूशन शायद ज़्यादा होंगे, आप जज नहीं कर पाए लेंथ क्या होने वाली है। इसमें इसका स्टार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब ब्रेसवेल बॉलिंग कर रहे थे, देखो इतनी इंटरेस्टिंग बात होती है ये, मिथ सैंडर ने, इसीलिए मैं कहता हूँ फील्ड की इंपॉर्टेंस कितनी है। मिथ सैंडर ने लाती, उनको पता है कि विराट कोहली अभी स्ट्राइक रोटेशन दोबारा अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उन्होंने मिड ऑफ ऊपर ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग करोगे तो विद द टर्न अगर आप सामने खेलने जाओगे, मिड ऑफ पे आपको सिंगल डेड हो चुका है। अब विराट कोहली ऑफ द स्ट्राइक नहीं हो सकते। तो विराट कोहली जो बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप पिच कर रही है उसको विद द टर्न सोच रहे हैं कि मैं फ्लिक मार दूं, मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में फ्लिक मार के सिंगल ले लूंगा, क्योंकि मेरा सामने तो सिंगल इसने क्रॉस आउट कर दिया। तो या तो मैं सीधा छक्का मारने जाऊँ सामने, अब पहली बॉल पे छक्का मारने जाऊंगा तो रिस्क है, अभी सेट में हुआ नहीं, तो मैं सिंगल खेलने जाता हूँ। अब वही बात है कि अगर अक्रॉस द लाइन सिंगल खेलने जाओगे इतना, बाय चांस ऑफ फ्लिक क्लिक नहीं करा तो आपके पैडा बजेगी बॉल। दिस इज हाउ यू सेट अप अ प्लेयर। एक माइनर फील्ड चेंज से कि आपने लॉन्ग ऑफ को ऊपर बुला के मिड ऑफ बना दिया है, बस आपने एक सिंगल रोक दिया। इट इज प्लेइंग दैट मच विद अ गाय लाइक विराट कोहली, उनके लेवल की भी मेंटालिटी पे इतना प्ले करता है वो कि अब मैं सिंगल लेने के लिए क्रॉस द लाइन खेलूंगा। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि विराट कोहली की एक डिसेंट पारी तो आएगी फाइनल के अंदर, मतलब आफ्टर हैविंग अ हॉरेंडस T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद भी फाइनल में आके उन्होंने रन मार दिए थे, तो ऑब्वियसली ही इज अ मैन फॉर द बिग ओकेजन्स। पर DRS क्यों लिया था भाई वो ये चीज़ तो जब वो आउट हुए तो वो डिस्कस कर रहे थे रोहित शर्मा से, आई थिंक सबको पता था हमें कि वो DRS लेने वाले हैं। और भाई लग रहा था कि रोहित शर्मा को बता रहे हैं चीज़ की, भाई देखो ये हुआ, ऐसा कैसे हो गया, DRS देना पड़ेगा। आई डोंट थिंक बिल्कुल भी ज़रूरत थी। पहली बात तो उसकी बैट आपका लगा नहीं था, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको लगा हो कि अच्छा बैट तो लगा है मेरा, और अगर आपको लगा था तो फिर तो मैं सोच ही नहीं सकता भाई कि आप कितना, मतलब आपको पता ही नहीं था कि आपका बैट लग गया या बैट नहीं लगा है। हाँ, इन जनरल भी लुक एट इट, भाई वो प्रॉपर प्लम थे। ऐसा कोई, भाई रोहित शर्मा को भी पता होगा प्रॉब्ली कि भाई ये आदमी प्लम है, बट ठीक है एक बड़ा खिलाड़ी है तो एक बार देख सकते हैं इस चीज को, वही है रीजन। भाई आई थिंक दिस हैज गॉट टू स्टॉप। अब बहुत बार हो चुकी है चीजें, एंड अगर इतने क्लियर डिसमिसल्स में भी आई गेट एक तरीके से वो जो स्टेटमेंट होती है जैसे सहवाग की थी ना, हमेशा लोग सहवाग का ही कहते हैं कि 8 DRS तो मेरा है, बाकी तुम लोग देख लो अपना। भाई यस यू आर प्रॉब्ली आर बेस्ट प्लेयर, बट जब प्लम होते हैं तब थोड़ी लेना होता है यार। ये तो प्रॉपर वेस्टेज ऑफ वो DRS हो गया। आपका पूरा रिव्यू चला गया उसके चक्कर में, जो कि आप किसी और पे यूज कर सकते थे।
दिस हैज गॉट टू स्टॉप भाई। मतलब कितने टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग 2019 वर्ल्ड कप की हमने कवर करी थी वीडियो, उसके अंदर ये चीज़ें चलती आ रही थी। अभी 6 साल हो चुके हैं भाई इस चीज़ को, तो कब तक ये चीज़ चलती रहेगी? एंड मैं यही कहूँगा कि भाई अगर रोहित शर्मा को भी पता था तो फिर बोलना चाहिए था रोहित शर्मा को भी। अब वही है कि क्या इतना बड़ा खिलाड़ी है, आई डोंट थिंक उन दोनों के बीच में ऐसी इक्वेशन है कि वो नहीं बोलेंगे। प्रॉब्ली रोहित शर्मा भी शायद श्योर नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छा ले ले एक बार। बट भाई विराट कोहली को बीइंग द बेस्ट बैटर ऑफ द जनरेशन, आई थिंक इतना अवेयरनेस तो होनी चाहिए यार, थोड़ा लेना पड़ेगा। हाँ मतलब थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा यार। उसके बाद जब वो आउट हुए थे तो हम लोग स्क्रीनिंग पे बैठे हुए थे, या और ऐसे हमारे सारे दोस्त जो स्ट्रीम पर भी थे सब साथ में बैठे हुए थे, और ऐसे तब बातें चल रही थी कि अरे भाई आज तो अगर रोहित ने 100 मार दी तो क्या बात हो जाएगी, मतलब फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी मिल जाएगा और जो रिटायरमेंट की शॉट सब खत्म हो जाएंगी। और तब भाई साहब जो है वो ऐसे साइड में ऐसे देख के हंसते कहते पता है वैसे एक बात रोहित शर्मा 100 नहीं मारेगा और अगली 2 बॉल के अंदर रोहित शर्मा आउट हो जाता है। बता नहीं भाई, आई थिंक दैट वाज अ बुकी मोमेंट फॉर मी। जिस तरीके से मैंने बोला था, और वो कितना आउट ऑफ द ब्लू, इतना मतलब आउट ऑफ फैशन शॉट था वो, इट वाज अ नथिंग शॉट। हाँ भाई मतलब रचिन रविंद्र ने वो प्री मेडिटेटेड था पहली बात तो स्टेप आउट करना, एंड रचिन रविंद्र ने वो रीड कर लिया था, इसीलिए एक छोटी बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप पिच कर दी, वो कंप्लीटली बीट हो गए, ऐसे आंख मीच के एक लपेड़ा ही था। मतलब ये चीज तो मैंने बोली थी ऑन अ लाइटर नोट कि भाई पता है एक बात, रोहित शर्मा 100 नहीं मारने वाले। बट जिस तरीके से वो आउट हुआ था, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड भाई। हाँ, एक 100 बनती थी भाई पूरे मैच में यार। आपने अपना विकेट पूरा थ्रो अवे करा है, इट वाज नॉट लाइक कि रचिन रविंद्र अर्नड योर विकेट। ये तो ऐसा टाइप का विकेट था जिसमें हमेशा 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप बैटर को बोलोगे भाई क्या करके आए हो आप, एंड इट वाज 100 फॉर द टेकिंग। बड़े आराम से 100 मार सकते थे। एक आईसीसी फाइनल में 100 मारना कितनी बड़ी बात होती भाई, आज तक कितने ही लोगों ने ये चीज करके दिखाई है। अभी तक था कि 50 नहीं उनकी एक भी। हाँ 50 तो चलो फाइनली आ गई है, दैट्स अ गुड थिंग, बट 100 हो जाती, 100 तो भाई वुड हैव बीन अ डिफरेंट लेवल, डिफरेंट काइंड ऑफ अचीवमेंट। आराम से आप वो चीज़ कर सकते थे और करना चाहिए था कायदे से आपको। आई नो कि एक फाइनल में 100 मारना, मतलब आप कहोगे कि यार आप ज़्यादा ही मांग रहे हो उस प्लेयर से, बट गिवन किस काइंड ऑफ सिचुएशन में वो थे और जिस बैटिंग फॉर्म में वो थे, और ऐसा भी नहीं था कि आपको सिर्फ इंटेंट वाली इनिंग्स खेलनी है, यू टुक योर टाइम, तो आराम से आप बॉल और लेके 100 मार सकते थे और टीम को एक सेफ जोन से ही आप इंश्योर कर सकते कि टीम जो है बड़े आराम से चेस कर दे स्टार्ट। वही है ना, हमने अभी तक तारीफ करी इतनी कि मैच विनिंग इनिंग्स थी, मैन ऑफ द मैच मिला राइटफुली, एकदम बहुत ही अच्छा इनोवेशन था, बट ये रेकलेस भी था। हाँ। जो ये मोमेंट आता है यहाँ पे, ये जस्टिफाई नहीं कर सकता। मतलब यही आई थिंक थोड़ा सा एक स्लाइटली डिफरेंस है विराट कोहली रोहित शर्मा में, कि विराट कोहली लगातार वो लगे पड़े रहते हैं कि मैं करते करते ही 100 पे पहुंचूंगा, चाहे वो सिंगल लेके हो। घिसने वाला जो है ना थोड़ा, रोहित शर्मा वो गेम नहीं है भाई। रोहित शर्मा आप चाहे वो कितना भी कह लेना कि अच्छा वो अपना खेलेंगे आराम से, उनका गेम एक्चुअली में वही है कि मैं चौका मारूंगा। हाँ मतलब वो अल्टीमेटली अगर ये 100 होती भी ना तो 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट्स होती, चाहे अल्टीमेटली उस टाइम पे 70 के टाइम पे भी वो 100 से नीचे थे। अगर ये 100 होनी थी तो 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट्स ही होनी थी। ये रोहित शर्मा को आई थिंक परफेक्टली डिफाइन करता है। यस एक वो लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन था, प्रॉब्ली आपने गिव अवे कर दिया अपना विकेट, बट ठीक है यार। मतलब उसके पीछे का बिल्डअप भी देखो ना, उससे पहले की 11 बॉलें लगातार डॉट हुई थी उस विकेट से पहले, और पिछले 50 बॉलों पे से 19 रन आए थे इंडिया के, तभी तो वो बिल्डअप था उस चीज का कि एक वो रिलीज शॉट आने वाला है, जो कि हम बाकी टीम्स के लिए कहते हैं कि कैसे इंडिया सेटअप करती है चौक करके। रोहित शर्मा खुद उस चीज के विक्टिम बन गए यहाँ पे। इनफैक्ट 20 से 30 ओवर के बीच में से 28 रन आए थे। अब यहाँ पे बात आती है श्रेयस और अक्षर की। देखो जिस तरीके से दोनों की 50 तो नहीं हुई, बट जो बैटिंग उन्होंने करके दिखाई है उस टाइम पे, भाई दोनों ने अपना रोल परफेक्टली नेल करके दिया है। श्रेयस अय्यर पे पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, या सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इंडिया के, ऑलमोस्ट टॉप स्कोरर बनने वाले थे टूर्नामेंट के, सेकंड टॉप स्कोरर हैं। कोहली से ज्यादा हो गए, कोहली से ज्यादा इंडिया के टॉप 5th पे आ गए भाई अब टोटल में हैं। तो मतलब इंडिया के टॉप स्कोरर श्रेयस अय्यर रहे हैं। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? 243 रन है उनके, 20 रन ज्यादा रचिन रविंद्र के 263 पे। बट श्रेयस अय्यर का आई जनरली थिंक ये टूर्नामेंट में आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट गाय। आई थिंक 2023 वर्ल्ड कप उनका अराइवल का अनाउंसमेंट होना चाहिए था, बट शायद ये अब वो थप्पा रख चुका है उधर। वहां पे उस टाइम में उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, प्लस वो फाइनल जैसा गया हमारा, और श्रेयस अय्यर जितनी जल्दी आउट हो गए उसके चक्कर में लोगों ने उतना पहचाना नहीं उनके टैलेंट को। तो आज ये एक और नारेटिव फुलफिल हुआ ना। हाँ, अगर श्रेयस टिकते वहां पे तो क्या होता, यहाँ पे उन्होंने दिखाया करके। मतलब ही शोड क्यों ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रिपेयर श्रेयस अय्यर के लिए कर रही थी। एग्जैक्टली यहाँ पे उनने जो चीज करके दिखाई है, जिस तरीके से वो गेम ले जाते हैं दूसरी टीम से, और जितना स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन जनरल पूरी टीम इंडिया को, वो मतलब आप कितना भी कह लो, इट इज हाईली कमेंडेबल। रोहित शर्मा ने आके पोस्ट मैच में ये चीज़ बोली भी थी
कि एक वो साइलेंट हीरो जो है पूरे टूर्नामेंट में हमारे श्रेयस अय्यर रहे हैं। या श्रेयस अय्यर डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज। मतलब अगर आप कंट्री के टॉप स्कोरर बन के आ रहे हो तो कोई डिबेट ही नहीं रहेगी। हाँ, रही नहीं गई। क्या विराट, रोहित, गिल, केएल, कुछ भी कह लो, नंबर 4 के खिलाड़ी ने आके इतने रन मारे हैं। मतलब हम लोग हमेशा कहते रहते हैं, 2019 से ये चीज़ चलती आ रही थी कि यार हमारे पास नंबर 4 का खिलाड़ी नहीं है। फाइनली हम लोग उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे नंबर 4 खिलाड़ी ने हमारे लिए सबसे ज्यादा रन मारे टूर्नामेंट में। और आई थिंक कंसिस्टेंसी देखो, शायद एक ही वो मैच है इसमें वो जल्दी आउट हुए हैं। बाकी ऑलमोस्ट हर मैच में 40-50 तो बंदे आ ही आए हैं। तो बहुत कंसिस्टेंटली रन मारे। ऐसे नहीं कि एक मैच में 150 मार दिया बाकी 3 पे 0 पे आउट हुए। तो एवरेज तो देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में आप रियलिटी देखोगे तो कुछ और ही है। बड़े कंसिस्टेंटली रन मारे उन्होंने। तो आई थिंक सबसे बड़ा परहैप्स पॉजिटिव पूरे टूर्नामेंट में प्लस आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि 50-40 आ गए, वो इम्पैक्ट अल्टीमेटली टीम पे क्या हो रहा है और ऑपोजिशन पे क्या, कितना ऑपोजिशन की मेंटालिटी पे कैसे टाइप का इम्पैक्ट हो रहा है। कि कई बार तो ऑपोजिशन के जो कैप्टन हैं उन्होंने कहा है कि श्रेयस अय्यर पूरा गेम ले गए, उन्होंने बहुत अच्छा खेल दिया। आई थिंक सैंडर ने पिछली बार बोला था न्यूजीलैंड वाले गेम में कि बहुत अच्छा उन्होंने बैटिंग करी है, वो गेम लेके चले गए हमारे हाथों से। फाइनली आई थिंक इंडियंस जो भी हैं एंड जितने फैंस हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग तो चलो पहले से करते आ रहे हैं, बट आई थिंक एवरीबडी फाइनली रिकॉग्नाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ श्रेयस अय्यर एंड आई एम प्रिटी श्योर, आई होप कि यहाँ से उनका करियर और टेक ऑफ करता है। वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली भी चीज़ वापस निकल के आ गई है कि अब उन्हें मिलने वाला है वापस। बट आई होप कि अब यहाँ से एकदम ऊपर जाने वाले हैं होपफुली, क्योंकि शुभमन गिल ने यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकदम उन्होंने छाप नहीं छोड़ी है। शायद श्रेयस अय्यर के एक लीडरशिप पोजीशन में भी उनको वेडनेसडे के पॉडकास्ट में ट्राई करेंगे डिस्कस करने का। वेडनेसडे के पॉडकास्ट में मजा आएगा, थोड़ी फ्यूचर की बातें करेंगे 27 वर्ल्ड कप को लेके। बट देखो, ये तो हमने बातें कर ली जो कि क्या पॉजिटिव रहा है। मैं एक और चीज़ जो टैक्टिकली बोलना चाहता हूँ, श्रेयस अय्यर की मैंने एक और चीज़ क्या ऑब्जर्व करी थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। अगर प्रेशर बना हुआ है ना मिडिल पे आकर, और जब बैटिंग करने के आ रहे हैं तब चोक हो रहे रन्स, तो भाई वो एकदम से आके उस चीज को रिलीज शॉट खेलने का ट्राई नहीं करते। हाँ, राइट। वो चाहे तो पहले की 25 बॉलों पे से 10 रन ही बनाएंगे। और ये मैंने पैटर्न थ्रू आउट द चैंपियंस ट्रॉफी ऑब्जर्व करा है कि अगर प्रेशर आ रहा है ना, वो कहेंगे डालो प्रेशर, कितना डालोगे, मैं सारा सोक इन कर लूंगा। एंड देन ही फाइंड्स दैट वन लूज बॉलर। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो रचिन रविंद्र और सैंडर ने टैंडम में बहुत लंबी बॉलिंग करी है। जैसे ही ब्रेसवेल के ओवर्स बीच में आ रहे थे या ग्लेन फिलिप्स के परहैप्स ओवर आए, ग्लेन फिलिप्स के 5 ओवर में आराम से 30-35 रन आ गए भाई। हाँ, उस पर को कैच छूटा था जो मानता हूँ। आई थिंक बिलो रोक नहीं छोड़ा था मेरे ख्याल से, ये जेमिसन ने छोड़ा। लड्डू कैच था भाई, लड्डू कैच था। वो एक लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन था। बट अगर आप देखो तो किस बॉलर को कब पकड़ के कैसे रोटेट करना है गेम को, ताकि ओवरऑल टीम पे प्रेशर ना आए। भले ही मेरे जो है अभी स्टार्टिंग में 20 बॉल पे सिर्फ 5 रन थे, लेकिन एंड आते आते उनकी स्ट्राइक रेट पूरी रिकवर कर जाती है और गेम का रोटेशन नहीं रुकता। ये आर्ट ना, ये मास्टर क्लास है स्पिन को खेलने में, और ये चीज वही है ना, ये डोमेस्टिक खेल के आती है। श्रेयस अय्यर ने करी है ना मेहनत। अभी पिछला 1 साल श्रेयस अय्यर के लिए एक इंडियन टीम के प्रोस्पेक्ट से आप देखोगे गंदा रहा, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया। बट इन जनरल क्रिकेट को लेके जितना उन्होंने अपना गेम इम्प्रूव करा है, मतलब यहाँ तक बात हुई है कि अब उन्हें टेस्ट मैचेस में भी होना चाहिए, शॉर्ट बॉल कितने अच्छे से वो खेल रहे हैं। बट इन जनरल भी जो आपको दिख रहा था कि यार इंडियन क्रिकेट टीम में स्पिनर्स को खेलने की जो क्वालिटी है, जो एबिलिटी है, वो धीरे धीरे गिर रही है। श्रेयस अय्यर ऑन दी अदर हैंड वहीं पे एक फोर्टे लाते हैं अपना कि मैं स्पिनर्स को डोमिनेट कर सकता हूँ। आई थिंक फ्यूचर में तो बहुत इंपॉर्टेंस है भाई श्रेयस अय्यर की। मतलब थोड़ा सा अगर हम लोग ये भी बोलें कि चलो आउट जो हो गए तो हो गए, एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि क्या मिच सैंडर को विलो रोक को वापस लेके आना चाहिए था जब श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे। तो मतलब स्पिनर्स अगर उनकी स्ट्रेंथ है तो आप ग्लेन फिलिप्स से बॉलिंग करा रहे हो। हाँ, हालांकि उन्होंने वही कैच बना के दे दिया था, मानता हूँ, लेकिन उस टाइम पे शायद उनकी ईगो के साथ खेलना चाहिए था ना। अगर वो विकेट जल्दी गिर गया होता शायद गेम फंस गया होता उस टाइम पे। तो आई थिंक मुझे लगता है वही 1 सेकंड टैक्टिकली ना 3-4 चीजों पे सैंडर पीछे रह गए, ऐसा मुझे जेन्युइनली लगता है। चलो ठीक है, जब श्रेयस अय्यर अल्टीमेटली आउट होते हैं, अब दूसरी बात अक्षर पटेल की जरा। भाई अक्षर पटेल में नंबर 5 का जो रोल जिस तरीके से एस करा है कि कब प्रेशर सोक इन करना और कैसे स्ट्राइक खोलनी है। हाँ, रन इस वक्त पेपर पे ज्यादा नहीं है इस मैच में, लेकिन जो रोल था उनकी, जैसे हम लोग विराट कोहली के 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की बात करते हैं कि वो रन 30-35 ही थे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी उस टाइम पे।
आई थिंक अक्षर पटेल ने काइंड ऑफ वैसा रोल करके दिखाया। हाँ, आई थिंक मेंटली काफी फ्री कर दिया था इंडिया को उस टाइम पे, शायद वही मतलब गेम ऑलमोस्ट तक वो एंड तक लेके आ गए थे। 20-30 रन ही आपको दिख रहे होंगे ऑन पेपर, बट वो अहमियत ये थी कि इंडिया थोड़ी फ्री हो गई थी उसके बाद कि अच्छा अब तो आ ही जाएगा, थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में हो गई थी। जब वो आउट भी हुए हैं तब भी गेम ऑलमोस्ट किल हो चुका था। हाँ, और तो गंभीर गुस्सा होता उनके आउट होने पे। ईगो प्ले था ना, उन्होंने बोल भी दिया आके बाद में अक्षर पटेल ने कि अच्छा बोला भी है। हाँ, जतिन सप्रू के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने बोला कि केएल राहुल ने आके आपसे क्या बोला और उसके बाद आपने क्या शॉट खेला। तो कहता है केएल भाई ने बस आके मुझसे ये बोला था कि ऑफ स्पिनर का जो है ये लास्ट ओवर है, इसको बस निकाल दो, उसके बाद खेलना। और उनने कहा कि अच्छा लास्ट ओवर है, थोड़ी ईगो पे बात आ गई मेरी, तो मैंने उनको ही मारने का सोचा। वही ना, क्योंकि लॉन्ग ऑफ डीप है, आपने विद द टर्न उनको वही मारने का ट्राई करा, तो गंभीर ने भी ऐसे करके इशारा करा था बैठ के वहां पे। वो था भाई, आई थिंक मतलब यस अल्टीमेटली बहुत अच्छा हो गया, बट एक वो आप कह सकते हो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल था। हाँ, बट ठीक है, गुड दैट ही एक्सेप्टेड। बट जो मेन बात मैं करना चाह रहा था, एक बंदे का जो रिडेम्पशन आर्क हुआ है, लेजेंड भाई, सो हैप्पी फॉर हिम, जिसको हमने अभी बीजीडी के बाद से क्रिटिसाइज भी करा है। एंड जो हमने कहा था कि भाई ग्रुप स्टेज में तो अच्छे रन आती हैं, लेकिन क्या नॉकआउट्स में, पर्टिकुलरली फाइनल्स में, वो अपनी मेंटालिटी को दिखा पाएंगे? और भाई उस बंदे ने सेमीज में रन मारे और अब फाइनल में भी रन मारे और नॉट आउट रहकर आए हैं, और मतलब अभी भी कुछ 35-40 रन बना दिए उन्होंने। इस टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट एवरेज केएल राहुल की रही है, 140 समथिंग की। 5 में से 3 मैच तो फिनिश करके आए। एक मैच में बैटिंग नहीं आई थी और एक सिर्फ न्यूजीलैंड वाला जो मैच था हमारा थर्ड ग्रुप स्टेज मैच, उसमें वो आउट हुए थे, वरना नॉट आउट रहे पूरे टूर्नामेंट के अंदर। एंड मैं यही कहूंगा कि शायद आपको अगेन ये देखने में लग रहा हो कि अच्छा रन बहुत ज्यादा नहीं है तो ऐसा क्या उन्होंने कर दिया, पर रोल सही निभाया ना भाई। रोल मतलब एकदम बखूबी निभाया है कि इंश्योर करो कि टीम इंडिया जब तक आप क्रीज पे हो तब इंडिया जीत के आ रही है। चौके छक्के मारने की जरूरत नहीं है आपको, यू जस्ट इंश्योर। 100 के ऊपर किया है। हाँ, इस मैच में तो बहुत अच्छा खेले भाई, वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना रोल निभाया है। वो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी जो नॉट आउट रह के आए थे, वहां पे कोहली को उन्होंने बोला था मैं मार रहा था ना भाई, क्या जरूरत थी मरने की। तो वो पूरा रोल लेना, इसमें भी उन्होंने ये बोला है कि जतिन सप्रू ने उनसे पूछा कि जब आप आए थे तो वेरी ऑनेस्टली आप सही बताओ, आपके फेस से देख के तो नहीं लगा था, बट क्या प्रेशर में थे? तो कहता है कि मुझे कैंप पे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बहुत डरा हुआ था एक्चुअली में, ऐसा समथिंग उन्होंने कुछ करके बोला है। केएल राहुल के लिए भाई आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने यहाँ पे अपने आप को रिडीम करा है। 2000+ जब वो आए थे उस टाइम पे विराट कोहली, रोहित शर्मा और आई थिंक एक और शायद अक्षर पटेल थे, वो तीनों ढूंढ रहे थे केएल राहुल कहाँ पे। उनने जब वो आए तो तीनों ने आके गले लगाए उनको। अच्छा, आई फील दिस कि भाई ये चीज उनने तो आके एक्सेप्ट कर लिए, तो आई थिंक सबने वो इंटरव्यू ऑलरेडी देख भी रखा होगा अश्विन वाला, बट एवरीबडी नोज केएल राहुल पे क्या बीती होगी उसके बाद, जो उन्होंने 23 वर्ल्ड कप के बाद जैसी इनिंग्स खेली थी। सबको पता होगा कि भाई आदमी, विराट कोहली कितने बड़े सपोर्टर रहे हैं केएल राहुल के, रोहित शर्मा कितने बड़े सपोर्टर रहे हैं केएल राहुल के, सबको पता है इसके अंदर पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि आदमी आके पूरी इंडियन टीम को आगे ले जा सकता है। बट जब वो नहीं हो पा रहा होता और आप देखते हो कि आदमी बहुत डाउन फील कर रहा है, उसके बाद इन खिलाड़ियों का ही रोल बनता है कि हम कैसे इस आदमी को वापस ऊपर लेके जाएं। और यहाँ पे जो उन्होंने करके दिखाया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड आई होप कि यहाँ से उनका करियर ग्राफ एक ऊपर जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में आने से पहले हमने कैसे सोचा था कि भाई दिस कुड बी मेक और ब्रेक फॉर केएल राहुल। अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं होती तो शायद आके जाके ऋषभ पंत माइट बी द गाय जिस पे बैंक करा जाएगा। करेक्ट, बट आई फील कि एटलीस्ट वाइट बॉल फॉर्मेट में तो उन्होंने अपने आप को एज अ विकेट कीपर जगह पक्की कर लिया। हाँ, ये तो मैं 100% मानता हूँ कि जो डाउट्स मेरे दिल में थे कि ये फाइनल में क्या वो चीज़ लिव अप कर पाएंगे इस रोल में, हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले भी कहा था कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं गंभीर को कि आपने इनको फिनिशर ही बना दिया है, इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि अब आपके दिमाग में वो लैक ऑफ क्लैरिटी वाला जो स्कोप था वो किल हो चुका है। अब आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या करना है और वन डायमेंशनल होकर ही खेलना है। दैट आई थिंक प्लेड बिग टाइम, वो डेफिनेटली हेल्प करा केएल राहुल को, वो क्लैरिटी बहुत हेल्प करी है। एंड कहो मानो ना मानो, पर गंभीर का जो वो था मूव कि अक्षर पटेल को ऊपर डाला जाए और केएल राहुल को एक सिंगल माइंडेड अप्रोच के साथ फ्री अप करा जाए नीचे, दैट प्लेड बिग टाइम। ये तो मैं 100% मानता हूँ, इस पर क्रेडिट गंभीर को भी जाता है। बट केएल राहुल एज अ प्लेयर भाई जो उन्होंने करके दिखाया है, सेमीफाइनल, फाइनल, इससे पहले वाले वो बांग्लादेश वाला मैच था मेरे ख्याल से, बांग्लादेश में नॉट आउट करके आए थे। अब कोई देयर इज नो स्कोप टू क्रिटिसाइज। अगर आप 3 बार नॉट आउट रह के आ रहे हो, टीम को फिनिश कर रहे हो, इवन दो यू आर नॉट अ नेचुरल फिनिशर बाय द वे फर्स्टली, और स्ट्राइक रेट भी अच्छी है भाई, स्ट्राइक रेट का भी कोई इशू नहीं है, चोक भी नहीं करे आप तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी ना भाई, टैलेंट तो हमेशा से ही था। तो अगर परहैप्स दिस इज अ न्यू रोल दैट नाउ वील सी केएल राहुल इन। आई होप कि वो क्लैरिटी अब उन्हें मिल गई है और टीम भी इसी चीज़ के साथ स्टिक करती है, क्योंकि जैसे क्लियरली ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड बाय द वे ही वॉज ऑल्सो बीइंग ट्रीटेड। जब उन्होंने बोला था आके ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के बाद कि
जब भी मैं सीरीज एक अच्छी खेलता हूँ एक सर्टेन पोजीशन पे, उसके बाद एक ब्रेक होता है, उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ तो हमेशा क्वेश्चंस एकदम से आने लग जाते हैं कि क्या ये 11 के अंदर होंगे। जबकि अकॉर्डिंग टू मी, पहली बात तो क्रेडिट टू रोहित शर्मा एंड गंभीर, उन्होंने बहुत ट्रस्ट दिखाया मुझ पे, बट जहाँ भी मुझे परफॉर्म करने को बोला गया है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैंने परफॉर्म करके दिखाया है। तो यहाँ पे भी आई होप कि अब वो स्टिक करते हैं उनके साथ, एंड पीपल ऑल्सो स्टॉप क्वेश्चनिंग हिम एटलीस्ट फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यार एक आईसीसी ट्रॉफी कितनी ही जीती यार इंडिया, 40 साल के खेल में कितनी बार जीत गई इंडिया, 40-60 साल के खेल में, उसमें एक केएल राहुल का एक अच्छा रोल रहता है, तो एक वो बहुत बड़ी चीज़ है एंड वी शुड अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। मतलब बिल्कुल 100% मैं तो मानता हूँ कि शायद ये भी एक बात है ना कि जब नंबर 8 तक बैटिंग होती है तो आपको पता है कि आपके बाद भी अभी 2-3 बैटर आने बचे हैं, तो आप जो है वंस अगेन वो आप फिनिशर हो, लेकिन आपको पता है आपके पास सपोर्ट भी है, तो एक हार्डकोर फिनिशर वाला बर्डन भी आपके ऊपर नहीं है। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन करके दे रखा है वहाँ पे उनको रोल में, एंड वंस अगेन क्रेडिट टू अक्षर पटेल के ऊपर खेल पा रहे हैं, वरना क्या पता मैं राहुल को दोबारा ऊपर लाना ही पड़ता अल्टीमेटली। गौतम गंभीर जिन्होंने ये चीज़ सोची, भाई गौतम गंभीर की तो बातें भी करनी है, अभी करेंगे क्योंकि उसकी तारीफ करना आज बनता है जिनमें, बट केएल राहुल मोर देन एनीवन एल्स, उस बंदे ने खुद वो चीज़ करके दिखाई विदाउट कंप्लेनिंग, हैट्स ऑफ टू द गाय। हार्दिक पांड्या आते हैं बाद में, हार्दिक पांड्या का मुझे हमेशा मैं नोटिस करा कि उस गेम में जब भी वो आते हैं, गेम को ना जो कुछ डाउट्स होते हैं बच्चे कुछ वो किल ऑफ कर देंगे, लेकिन खुद आउट भी हो जाएंगे। तो वही एग्जैक्टली उनको देखा, एंड इट वाज सो फिटिंग कि जडेजा जो कि 17 के चैंपियंस ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या को अनफॉर्चुनेटली रन आउट करवा दिया था, एंड पहले उनको ब्लेम करते थे, उन्हीं के बैट से विनिंग रन आए। ये पूरी रात में मेरी पहली प्रेडिक्शन थी जो गलत हुई थी। मेरे हिसाब से था ये केएल राहुल और हार्दिक पांड्या होंगे, खेल होंगे जब गेम खत्म होगा, बट जडेजा आ गए थे और चौका भी अल्टीमेटली जडेजा ने मारा। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि जडेजा के थ्रू वो गेम फिनिश हुआ, क्योंकि 17 की चैंपियंस ट्रॉफी का ब्लेम आउट एंड आउट गया था जडेजा पे, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या थोड़ा अनफेयर भी था। अनफेयर था, हाँ, प्लस मतलब एक वो मिक्सअप हुआ, उसके चलते वो आउट हो गए। ये उस टाइम पे भी था भाई कि जडेजा को प्रॉब्ली अपना विकेट दे देना चाहिए था, हार्दिक पांड्या को खेलने देना चाहिए था, बट वॉट एवर भाई, फाइनली हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, विनिंग रन जो है वो जडेजा के थ्रू आते हैं। उसके बाद हर्षित राणा भागते हैं वहाँ पे, अर्शदीप आते हैं, वो लोग कैमरा के सामने गंगम स्टाइल कर रहे थे, जडेजा ने तो वो रोल कर दिया अपना जो उन्हें करना था, एंड वेरी हैप्पी कि फाइनल में इतना बड़ा से रहा उनका। फील्डिंग जो मेडल है वो भी उनको मिला। बाय द वे फील्डिंग मेडल का तुमने सेरेमनी देखी है? उसमें वो जो बोला था स्टेटमेंट वो सुना था क्या? दिलीप सर ने जो बोला था, क्या बोला था कि क्यों दिया उनको, किस मोमेंट के लिए दिया उनको एग्जैक्टली? नहीं तो वो मेरे ख्याल से थर्ड मैन पे खड़े हुए थे, जो थ्रो मारा था ना, ये हमने लाइव स्ट्रीम के टाइम पे भी कहा था, तब मैंने जब मैं डिविलियर्स का बता रहा था, वो एग्जैक्टली उसी के लिए कह रहा था, जितनी पावर जनरेट करी थी ना उसमें, जिस ऑकवर्ड एंगल से, वो हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम पे भी कॉल आउट किया था इस चीज को कि देखो क्या तगड़ी फील्डिंग करके दिखाई, उसी चीज के लिए दिया उनको। तो जडेजा भाई वंस अगेन प्रूविंग कि एक 3D प्लेयर है वो, एंड रिटायरमेंट की शाउट्स को फिलहाल तो किल ऑफ कर ही दिया सबने। रिटायरमेंट क्या अब आएगा, अब देखो रोहित शर्मा ने भी कहा है कि अभी तो रिटायर नहीं हो रहा हूँ, बट देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू दिस, तो वेडनेसडे वाली पॉडकास्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स एक्चुअली बास्क इन द सेलिब्रेशंस। क्या उसके बाद जो सीन्स आते हैं देखने के, सब सेलिब्रेट करते हैं। एक तो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनी मिस्टर विक्रांत गुप्ता से, उनकी वीडियो देख रहा था, कहते कि मैं अभी 2-3 दिन से जब टीम के साथ था, कवर कर रहा था टीम को, तो मैंने इस बार देखा था कोई फियर ऑफ फेलियर था कि यूजुअली इंडिया में थोड़ा वो बहुत रहता है। हमने तो ये कितनी बार एक्सप्लेन करा इस पॉडकास्ट में, हमने इंडियन क्रिकेट टीम की साइकोलॉजिस्ट भी जो थी उनको भी लाया, उन्होंने भी सेम चीज़ कही है, तो वी नो कि ये कैंप के अंदर भी ये बातें होती हैं। वो फियर ऑफ फेलियर जो था वो मुझे लगता है वो 24 के वर्ल्ड कप के बाद से जनरली किल ऑफ हुआ है। एंड उन्होंने भी कहा कि क्रेडिट टू गौतम गंभीर भाई, उन्होंने ये चीज़ मेंटेन करके रखी है वहाँ पर, बहुत ही अच्छा माहौल मेंटेन करके रखा है, बहुत सिक्योर थे सब लोग। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन में भी दिखा है, जब वो 24 का वर्ल्ड कप जीत गए ना, नाउ दे नो देयर प्लेस, कि अब मुझे पता है हम चैंपियन टीम है, तो ये तो होना ही है, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम जीतेंगे। या मतलब काफी लोग कह रहे थे कि आपने देखा कि एकदम स्टार्क डिफरेंस है उनके सेलिब्रेशन में। 24 की T20 वर्ल्ड कप में लोग रोने लग गए थे, यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। हाँ धरती को बीट रहे भाई, उस टाइम तो वो था ना कि यार ये क्या भाई, हाँ 10 साल से ट्राई कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा, फाइनली वो चीज़ हो गई। वो चीज़ वहाँ पे हमें देखने को मिली, दैट इज व्हाई पीपल स्टार्टेड क्राइंग। यहाँ पे इट वॉज कि यार अब हम लोग डोमिनेट करने आए हैं, अगले कुछ साल हमारे, हाँ अगले कुछ साल हमारे होने वाले हैं। एक वो स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी थी कि भाई ये तो जीतना ही था हम लोगों को। इसीलिए आप सेलिब्रेशन में तो फर्क देख रहे थे, लोग आराम से चल के आ रहे, कोई भाग के नहीं आ रहा होता कि ये तो हमें करना ही था भाई, ये हम 10 साल से यही तो डिजर्व करते थे, अब हमें फाइनली मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी पूरा अपना करियर उनने घिसा, और फिर फाइनली में जो कहते हैं ना कि आपने 10 साल घिसा, उसके बाद फिर आपको रिवॉर्ड्स मिलने स्टार्ट होंगे, तो ये एक तरीके से वही हो रहा है भाई इस टाइम पे। करियर के एंड में आते आते उन्हें ट्रॉफीज मिल रही है, अपने पूरे करियर के बीच में नहीं मिली ट्रॉफी। इंडियन क्रिकेट फैंस का सोचो यार, अब
यहाँ से वन सेकंड वेंजे के पॉडकास्ट में बात करेंगे, बट 26 का वर्ल्ड कप एग्जैक्टली फेवरेट्स, इट इज देयर फॉर द टेकिंग भाई। प्लेटर पे सजा के दे दिया आपको। मतलब बाय द वे हैरी ब्रूक का देखा तुमने? क्या भूल गया मैं एकदम से। हैरी ब्रूक ने मना कर दिया हाँ आईपीएल खेलने से ना, हो गया बैन हो गया। क्या कहा था मैंने तुम लोगों को 2 साल के लिए बैन हो गया। हैरी ब्रूक को ये मत कहो कि अच्छी परचेज है ये, तो सस्ता मिल गया। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? और अब सुनो, आरसीबी फैंस जो खुश हो रहे थे ये प्लेयर्स को लेके, जो कह रहे थे कि भाई अब तो नए रूल आ गए, इंग्लिश प्लेयर्स पुल ऑफ नहीं कर सकते, देख लिया ना। हाँ, ये होगा आगे जाकर। प्लस आई एम वेरी हैप्पी कि भाई फिर बैन भी तुरंत मिल गया उन्हें। बट इट इज सो अनएक्सप्लेनेबल कि अब 26 का वर्ल्ड कप तो इंडिया में हो रहा है, तो आप क्यों नहीं खेलना? ये बहुत शेमलेस है भाई, जो भी इसने काम करा है बहुत शेमलेस है। आप चाहे घंटा कुछ भी रीजन हो, आपको ऑक्शन में आना ही नहीं चाहिए था। आपने टीम की डिसरिस्पेक्ट करी इतनी, जिनने आपको साइन करा, इतने पैसे देने को रेडी है वो, कुछ भी आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? 5 साल का बैन दो भाई सीधा। मतलब हाँ भाई, ऐसे टाइप की हरकतों पे तो प्रॉपर बैन मिलना चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं पता क्या कि आप यहाँ पे आओगे नहीं आओगे। बाय द वे ऑन अ फनी नोट, मोहम्मद आमिर जो वो भी शायद आईपीएल में आएंगे 2026 में। अब कैसे आएगा वो? ब्रिटिश सिटीजन। पाकिस्तान से वर्ल्ड कप कैसे खेले 24 का? वो मुझे लग रहा था वो तो सैक्रिफाइस कर दिया था ना उन्होंने, वो तो मेरे ख्याल से। पता नहीं, ये तो मुझे ये सिटीजनशिप की टेक्निकलिटीज नहीं पता। तो आई वुड रिक्वेस्ट कोई बंदा अगर है कमेंट में हमें बता सके तो। बट आई एम अज्यूमिंग कि अगर 24 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान से खेला है तो मतलब वो जो वहाँ का उनको कार्ड चाहिए था सिटीजनशिप का, उन्होंने सैक्रिफाइस करा हो सकता है। बट ठीक है, स्टिकिंग टू चैंपियंस ट्रॉफी, जो सेलिब्रेशंस हुए थे उसमें भी पहली बात तो विराट कोहली और रोहित शर्मा डांडिया खेल रहे थे आके विकेट से। उसके बाद एक चीज, रिफ्ट कंफर्म्ड। उसके बाद एक चीज होती है जो कि बहुत फनी होती है, जब वो फोटो खिंचा रहे थे और रोहित शर्मा कहते हैं कि गाली दे के, तो मैं गाली नहीं दूंगा यहाँ पे, बट वो ऐसे कहता है इन लोगों को लग रहा है कि हम लोग रिटायर हो रहे हैं यार, उसका इसकी उसकी वो एकदम ऐसे करके उन्होंने बोला। भाई आई थिंक रोहित शर्मा ऐसा बोलते नहीं यूजुअली, पहली बात तो। मुझे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत उनके अंदर वो चीज़ दिखी, आई कुड सेंस इट देखने में कि भाई दिस वॉज अ रिप्लाई टू एवरीवन जो कि कह रहे थे कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए, और क्लियरली ही थिंक्स कि मुझे सही से ट्रीट नहीं करा गया, एंड इसके चलते उन्होंने ये चीज़ बोली। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ना कि मैं, ताकि कोई रूमर्स और ना फैले, बोलना चाहता हूं कि मैं रिटायर नहीं हो रहा हूं। और विराट कोहली का तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर ना, वो क्लियर था कि नहीं हो रहा। जडेजा का मुझे देख के अच्छा लगा कि उन्होंने कोई ऐसे अनाउंसमेंट नहीं दी अभी। उसके बाद जब वो ट्रॉफीज मिलनी शुरू होती हैं, वो मेडल तो मिलना चलो ठीक है, जो कोट मिलने शुरू होते हैं। कोट पहनाना ही था क्या भाई पूरा एकदम? दे दो भाई अपना, पहन लेंगे अपने आप। उसे वरुण चक्रवर्ती का इतना ऑकवर्ड हो गया था स्टार्टिंग में जाके, बाद तक तो वो बन गया टेम्पलेट की ऐसे पड़े खड़े रहो, सब प्लेयर्स अपने हाथ डाल के निकल। हमारे एक दोस्त हैं, वो कह रहे थे कि हाँ भाई इतना बड़ा आदमी कोट पहनाने के लिए बना था क्या? आगे कोट पहना रहा है। बट हाँ भाई आधे लोग तो पहन ही नहीं पा रहे थे कोट। और उसके जब विराट कोहली आए थे तो मैंने कहा था ये एक बार पहन लेंगे, एंड दी ऑरा मोमेंट इज देयर। वो फोटो जैसे मेसी की फोटो है ना, जिसमें पीछे से वो पहना रहे होते हैं, विराट कोहली की कोट पहनते हुए। अच्छा आ गई है? हाँ, फीफा के पेज नहीं शायद वो चीज़ डाली हुई है। अच्छा। तो आई थिंक वो प्रॉपर एक अच्छा था भाई, देखने बहुत अच्छा लगा। जब वो ट्रॉफी सेलिब्रेशंस हो रही थी तब डांस भी स्टार्ट कर दिया था श्रेयस अय्यर ने, हर्षित राणा ने फ्लैशबैक्स दिए पूरे 2013 प्रॉपर वैसा डांस करा एकदम भाई। हर्षित राणा भी कर रहे थे। हर्षित राणा ने बोला था कोहली से कि आप आइए, कोहली ने मना कर दिया उस चीज को। वेरी ऑनेस्टली मुझे लगा था भाई कि कोहली करेगा, पता नहीं। आई थॉट ही वुड रिक्रिएट दैट ऑल्सो। पुशअप वाला भी मुझे लगा था करेंगे भाई वो, बट बिल्कुल ही उन्होंने नहीं करा एकदम ही। या तो वो ऐसे मोड में एकदम ऑ में चले जाते हैं इस पूरे मोमेंट के। जैसे T20 वर्ल्ड कप के बाद तो लगा था ये आदमी खेल भी रहा था क्या, एकदम संत आदमी हो चुका है एकदम, कि मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि क्या हो गया मेरे साथ। बट यहाँ पे यार मन था मेरा करें वो। उसके बाद वो विकेट लेके ऐसे डांस कर रहे थे, तब वो जतिन सप्रू से कह रहे थे कि आके डांस करो, उन्होंने मना कर दिया उस चीज़ को। और जतिन सप्रू के साथ इंटरव्यू में तो जतिन सप्रू ने स्टार्ट ही ऐसे करा था, याद दिला रहे थे। हाँ, करा था आपने, ऐसे कह रहे थे कि नो गंगम स्टाइल, नो पुशअप्स ऐसे करके। तो उसके बाद वो मना करते हैं तो कहते ही इज गेटिंग ओल्ड नाउ। बट यार मन था यार मेरा, अगर विराट कोहली क्रिएट करते तो बहुत मजा आता भाई। आई थिंक वही वाली बात है ना कि यंगस्टर्स सामने हैं तो अभी हाँ मेरे करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा लगता है भाई मुझे इन दोनों खिलाड़ियों का, रोहित शर्मा और विराट कोहली का। क्या यंगस्टर्स जहां भी दिख जाते हैं आपको, शुभमन गिल के आके जो बोला उनने उनके साथ खड़े खड़े कि ये वी ट्रस्ट इन दीज गाइज कि आगे जाके इंडियन क्रिकेट को इतना लंबा ले जा सकते हैं। ऑलरेडी श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, इन सब ने आके चीज़ें दिखानी स्टार्ट कर दी हैं। मतलब ये दे आर ऑलवेज विलिंग टू टेक दी बैक स्टेज। जब यंगस्टर्स होते हैं तो कि हाँ भाई इनको आप दो, जितना आपको लाइमलाइट देनी है इन सबको आप दो। मतलब भाई नाचने में क्या लाइमलाइट चाहिए थी, ये तो मैं भाई ये दिस मोमेंट वुड हैव बीन विराट कोहलीज। हाँ बट चलो अच्छा है किसी ने ट्रेडिशन फॉलो करा आगे जाकर। हाँ, प्लस आई एम वेरी हैप्पी एटलीस्ट जडेजा ने वो चीज़ करी थी
बैट के साथ ही करी, तो भाई पर पूरी उनने भड़ास करी। निकाली है 17 की पूरी या। अपनी। उसके बाद गौतम गंभीर को भी लाया जाता है, हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू नाचने के लिए कह रहे थे ओ बंगड़ा कर दो बस एक बार गुरु। तो उसके बाद वो गौतम गंभीर कहते हैं नहीं ऐसे करके, उसके एंड में डांस भी ऐसे करा है, बस खड़े रह गए। बट ये तो सारे सेलिब्रेशंस हुए हमारे, सब प्लेयर्स ने जो बोला, रोहित शर्मा ने भी पूरी टीम की तारीफ करी, रिटायरमेंट्स को भी अभी तो अपेरेंटली मना कर दिया, बट एक और एंगल भी वो अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। अगर हम लोग गौतम गंभीर की थोड़ी बातें करें और इस टीम के बारे में, यार गौतम गंभीर को तो जो गालियां पड़ रही थी कि आपने टेस्ट में ये कर दिया वो कर दिया, विच इज आई एग्री बाय, टेस्ट में अभी थोड़ा है क्वेश्चंस, बट हमने कहा था T20 में तो कोई सवाल है भी नहीं। इंडिया बाय अ डिस्टेंस बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है T20s में, और अब ODIs में भी दिख रहा है यार। मतलब चलो हाँ, बाकी टीम में कुछ प्लेयर्स नहीं थे, बट हमारी टीम में भी हमारा पूरा बॉलिंग लाइनअप इंजरी से आ रहा था भाई। कुलदीप यादव, बुमराह, शमी, वरुण चक्रवर्ती कुछ खेले नहीं है, 5 आपने स्पिनर ले रखे हैं, कौन मानने को तैयार था? अश्विन जैसे टैक्टिकल जीनियस भी कह रहे थे कि मेरे को समझ में नहीं आया कि 5 स्पिनर क्यों लिए। जो किसी को समझ में नहीं आ रहा वो गंभीर ने करके दिखाया। आई थिंक वाइड बॉल क्रिकेट में गंभीर की जो सोच है वो जेन्युइनली विजनरी है। अब पता, नाउ वी शुड नॉट क्वेश्चन हिज टैक्टिक्स फॉर अ व्हाइल वाइड बॉल में ना। हाँ, अगर हमें दिख रहा है ना कुछ उठपटांग हो रहा है, एक्चुअली ट्रस्ट द गाय। मतलब काफी लोग, हर्षित राणा का देख लो भाई, जो उसको खिलाया करा ना, कर दिया उनने। प्लस काफी लोग कह रहे थे कि मैं सरप्राइज नहीं होगा, रशदीप हमें फाइनल में दिख जाते हैं, उसके बाद भी अगर हम लोग जीत जाते तो हम लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई गौतम गंभीर के अंडर ये सब चीजें होंगी और ये सब पुल ऑफ होते हुए दिखेंगे हमें। तो गौतम गंभीर का स्पेसिफिकली आई थिंक वाइड बॉल में तो मतलब अच्छे खिलाड़ी जो है ना, एकदम टॉप लेवल के, जो कि हर गेम देखते हैं और हर गेम को एकदम डिटेल में फॉलो करते हैं, गाइज लाइक अश्विन। आई थिंक वाइड बॉल में उनकी सोच अलग लेवल पे है। मतलब जो नहीं सोच सकते लोग, वाइल्डेस्ट ऑफ थिंग्स जो लोग नहीं सोच पाते, वो करके दिखा देंगे अल्टीमेटली, और वो पुल ऑफ भी कर लेंगे उस चीज को। अक्षर पटेल और KL का स्वैप किसने सोचा था? हाँ, ये किसने सोचा था कि हर्षित राणा स्क्वाड में भी नहीं और एकदम से प्लेइंग लाइन में आए? रोहित शर्मा गंभीर के रिफ्ट्स की जो रूमर्स थे, हमने डे 1 से कहा था कि भाई जो भी लोग कह रहे हैं ना कि लड़ाइयाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर है टैक्टिक्स को लेके, बट वाइड बॉल में ना आई लिटरली सी दैट कि ये लोग मिल के, क्योंकि दोनों का ना थिंकिंग बहुत सिमिलर है। 8 बैटर 6 बॉलर तो चाहिए ही चाहिए, तो नेचुरली दोनों ही चाहते हैं कि हाँ फिर हम लोग को 3 और दो टीम में रखनी है, तो डिबेट ही नहीं बची कोई। तो आई थिंक ये दोनों का जो डिफरेंस है वो मेनली सिर्फ टेस्ट मैचेस में ही है। एंड गंभीर का आप कितना भी कह लो कि ये हैं, ये सब चला रहे हैं, लाठी चल रही है, सब बड़े अच्छे माहौल में थे भाई। हाँ, बड़ी अच्छी मैन मैनेजिंग जैसे जीते सब लोगों ने जाके, विराट कोहली ने जाके हक करा गंभीर को, सब लोग आपस में मिल रहे थे। आई थिंक वो तो नहीं था यार कभी भी नहीं। और कितने लोगों के पास है प्रिविलेज है कहने का कि मैंने इंडिया को एक ICC ट्रॉफी जिताई एज अ कोच? कितने लोगों के पास है? एंड देन एज अ प्लेयर आप वो भी जीते हो, वर्ल्ड कप भी जीते हो, ये तो हार्डली कोई है ऐसा। तो आई थिंक गौतम गंभीर ने तो जो करके दिखाया, इट्स वन ऑफ अ काइंड। पहली बात तो ये, और जीजी एरा की जो हाइप थी, इट इज लिविंग अप टू इट नाउ। आपने ट्रॉफी आती दे दी भाई, एक जो आपसे एक्सपेक्टेड था, यहां से स्टेज और ऊपर ही जाएगा। 27 का वर्ल्ड कप अभी दूर है, उसकी बातें करेंगे। 24 ODIs बचे हैं 27 के वर्ल्ड कप के लिए, बट 26 का जो वर्ल्ड कप आ रहा है भाई, मतलब गौतम गंभीर के एरा में हमें कम से कम 2 ICC ट्रॉफीज तो जीतनी है। एक हो चुकी है, एटलीस्ट एक और वो 26 का वर्ल्ड कप में देख रहा हूँ। मतलब हाँ, 26 का मैं भी देख रहा हूँ। आई जस्ट डोंट लाइक कि यार इंग्लैंड सीरीज इतनी पास है, मतलब क्योंकि इंग्लैंड सीरीज पास होगी, ऑब्वियसली फेवरेट्स वहाँ पे इंग्लैंड है, प्लस रेड बॉल में ऑलरेडी थोड़े क्वेश्चंस हैं। अगर वहाँ पे सीरीज अच्छी नहीं जाती तो लोग अगेन क्वेश्चंस उठाएंगे, जो कि अगेन इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द रेड बॉल फॉर्मेट, बट लोग इधर उधर थोड़ा सा इधर उधर आगे जाके वाइट बॉल में भी क्वेश्चन उठाने लग जाते हैं। आई होप दैट कि जो एक ट्रॉफी आ चुकी है, प्लस T20s में आई थिंक जो सबसे ज्यादा हेट भी करते होंगे गंभीर को, वो भी क्वेश्चंस नहीं उठाएंगे उनके ऊपर, क्योंकि बाय फार वी आर द बेस्ट टीम। में पूरे दुनिया में किसी की ऑडेसिटी नहीं होनी। हाँ, क्वेश्चन करने की। एग्जैक्टली। जब बंदा आके पब्लिकली बोल रहा है ना कि मुझे हर मैच में 250 का टारगेट करना है, ये दिस इज अब नॉर्मल। हाँ, कोई करता ये मैंने किसी से नहीं सुना कभी। या तो आई थिंक वाइड बॉल में तो क्वेश्चंस अब नहीं होने चाहिए, जो भी होंगे आप रेड बॉल में कर सकते हो। एंड रेड बॉल में जितने हुए हैं, मतलब जितने मैंने भी करे, हाँ मैं भी कहूंगा कि भाई मैं अभी भी आई स्टिक टू दोस कि रेड बॉल में क्वेश्चंस हैं। बट आते ही आपने एक ICC ट्रॉफी जिता दी, वाइड बॉल में इतना अच्छा आप डोमिनेंट टीम बना चुके हो, चाहे वो इंग्लिश पंडित्स हो चाहे वो ऑस्ट्रेलियन पंडित्स हो, हर कोई आके कह रहा है वाइड बॉल क्रिकेट में इंडिया एक अलग लेवल पे हो चुकी है। इसका श्रेय जाएगा गंभीर को, प्लस रोहित शर्मा ने जो आके बोला है कि ये टीम सिर्फ मेरी वजह से ऐसी नहीं बनी है। यहाँ पे मेरे पहले से जो कैप्टन्स रहे हैं, मेरे से पहले जो कोचेज रहे हैं, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, सबको उन्होंने श्रेय दिया है।
इस लेवल पे जब इंडिया पहुंची है वहाँ पे एटलीस्ट इन 3, एक प्लेयर का, ये जो कप्तान है हमारे रोहित शर्मा, और ये 2 कोचेस, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, राहुल द्रविड़ एंड गंभीर बिल्कुल भाई। और जो सपोर्ट स्टाफ पे क्वेश्चंस थे, अभिषेक नायर वगैरह पे, देखा कोहली ने कैसे तुरंत ही करा, सबसे पहले वो नहीं करा था यार। तो आई थिंक ये भाई होता है ना कि एटलीस्ट फॉर द कपल ऑफ मंथ्स नाउ, जून तक तो अब कोई सवाल नहीं उठाएगा। इन लोग को एक मच डिजर्व्ड ब्रेक मिलने वाला है, राहत की सांस मिलेगी। और आईपीएल में भाई वैसे भी माहौल ना थोड़ा फेस्टिव होता है। ये पता मैंने चीज और दिया रियलाइज करी है एक्चुअली नाउ कमिंग टू कि अब क्या होने वाला है, आईपीएल अब बड़े अच्छे मूड से होगा। और आईपीएल में भाई है भाई जेन्युइनली, हाँ बहुत टैक्सिंग होता है हम लोगों के लिए जो जिस फील्ड में हम लोग हैं, बट तुम नोटिस करो भाई पूरे इंडिया में एक फेस्टिव वाला सीजन होता है आईपीएल का। ये मैंने किसी और स्पोर्ट के लिए कभी नहीं देखा यहाँ पे। कि रोज आपको पता है कि आपको घर आके क्या करना है, आपको मैच आने वाला है, और हर मैच इनवेरिएबली इतना इंटरेस्टिंग होगा कि लोग कहेंगे फिक्स्ड है, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है हर मैच। तो मतलब एंटरटेनमेंट इतना ज्यादा होता है ना आईपीएल का कि आप कुछ भी कह लो, टीआरपी ये हो रही है वो हो रही है। अभी आईपीएल के जब टाइम शुरू होगा तो हम लोग 2-3 वी होस्टेड अ कपल ऑफ गेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमने डिस्कस भी करें। आईपीएल वर्सेस डोमेस्टिक क्रिकेट, आईपीएल वर्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट, ऐसे 3-4 बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट्स है जो कि हम रिलीज करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे भाई आईपीएल के टाइम पे तो हर प्लेयर का एंजॉयमेंट जो है सो है इंडियन क्रिकेट फैंस का भी। अब ये जीतना ज़रूरी था भाई, क्योंकि अब नाउ द होल फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीने आपके 1/3 ऑफ अ ईयर अच्छा ही जा रहे हैं। हाँ। अब जून में जाके जो होगा सो होगा, जब हम हारेंगे मोस्ट लाइकली। होपफुली अगर जीत जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लैंड भी कौन सा कोई बहुत ज़्यादा तीर उखाड़ रहा है। तो भाई मेरा तो बहुत मजा आएगा भाई अगर जीत गया ना। एक घमंड तोड़ने में ना इनका तो बहुत इंग्लैंड का, हाँ राइट, बहुत मजा आएगा। प्लस आई थिंक आईपीएल का इतना भी वो है ना यार, मतलब नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे कैसे कुछ खिलाड़ियों को जिनको अभी मौका नहीं मिला चैंपियंस ट्रॉफी में, गाइज लाइक ऋषभ पंत, लाइक अर्शदीप सिंह, इनके लिए आईपीएल कुड बी अ बिग थिंग अगर उन्हें ओडीआई सेटअप में आना है। ऋषभ पंत का तो अगर उन्हें वाइड बॉल सेटअप में आना है तो उनका आईपीएल अच्छा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि T20s में ऑलरेडी थोड़ा हो चुका है। केएल राहुल ने अब जो परफॉर्मेंस दे दिया ओडीआई में, किस मुंह से आप बाहर निकालोगे उनको भाई। तो आई थिंक ऋषभ पंत, गाइज लाइक ऋषभ पंत और भी खिलाड़ी यहाँ पे, इनके लिए आईपीएल एक बहुत बड़ा, ये अगले 2 महीने जो है वो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि आप वाइड बॉल सेटअप में कैसे एंटर कर सकते हो इंडिया के। बिल्कुल है। एंड और कोई थॉट्स कुछ देना है लास्ट में? मतलब भाई लवली विन, एंड मैं यही कहूँगा कि कितना भी आप कह लो कि यार ये टूर्नामेंट वैसा है, यहाँ पे टीम्स नहीं आई हैं, बोरिंग है, आई स्टिक टू दैट, क्योंकि मुझे लगा था कि मतलब फाइनल इंटरेस्टिंग तो हो गया था बीच में, आई वुड से दैट, बट अल्टीमेटली आई नेवर थॉट कि इंडिया कहीं से हार सकती है। हमेशा पूरे फाइनल के दौरान मुझे ये लगा था इंडिया जीत तो जाएगी कुछ ना कुछ करके। तो यस, इस ट्रॉफी की अहमियत उतनी नहीं है लोगों की आंखों में। जैसे रोहित शर्मा से पूछा गया था कि T20 वर्ल्ड कप जीत गया था, अभी भी क्या आप ओडीआई वर्ल्ड कप को देखते हो या फिर इस ट्रॉफी से आप सेटिस्फाइड हो? तो उन्होंने कहा नहीं, ओडीआई वर्ल्ड कप तो हमने बचपन से देखा ही हुआ है, बट ये किसी से कम नहीं है। ये करने के लिए कितना वो करना पड़ता है। राइट। तो हमेशा जब आप अपने आइडल्स को, खिलाड़ियों को जिनको आप थ्रू आउट द ईयर फॉलो करते हो, इतना खुश देखते हो, तो आपको जेन्युइनली बहुत सेटिस्फैक्शन और बहुत खुशी फील होती ही होती है। मैं तो मतलब लास्ट टाइम नहीं दूंगा, मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ, 1 सेकंड आई से दिस, कि अब अगले 2-3 महीने बड़े मजे आने वाले हैं। हाँ, अच्छे तरीके से आप सेलिब्रेट करोगे आईपीएल को भी, और कंटेंट भी भाई, मतलब हम लोग भी गियर अप कर रहे हैं, काफी कुछ करने वाले हैं हम लोग, काफी सारी लाइव स्ट्रीम्स भी होंगी, पॉडकास्ट तो देखो आते ही रहेंगे, उसमें भी काफी इनोवेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो सपोर्ट करते रहिएगा, मेंबरशिप्स ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप चैट हमारा ज्वाइन करिए, पिन कमेंट्स आपको दिख जाएगा। हम स्टार्टिंग में बोलना भूल गए। आज तो बनता भी था। बाकी बस यार, अभी वेंसडे को मिलेंगे, वेंसडे वाले पॉडकास्ट में थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में आई एम प्रीटी श्योर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आप सबको, क्योंकि जो आपके फेवरेट प्लेयर्स हैं उनका फ्यूचर क्या हो सकता है, एट द सेम टाइम इंडियन क्रिकेट टीम का रेड बॉल सेटअप में, वाइट बॉल सेटअप में क्या फ्यूचर देखने को हमें मिल रहा है आगे, कौन से प्लेयर कहाँ पे जा सकते हैं, किस में मेन स्टे बन सकते हैं, उसका आई थिंक बहुत बड़ा डिस्कशन होगा। एंड आई एम वेरी ऑनेस्टली, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट पॉडकास्ट, क्योंकि उसमें पीछे के बिहाइंड द सीन स्टोरीज बहुत सारी हैं। हाँ, और 1-2 वीडियोस ऐसी भी आने वाली हैं जिसमें एक अलग सा आपको कुछ सेटअप दिख रहा होगा। या क्योंकि ये जो अभी आप सुंदर सेटअप देख रहे हो, ये पहले जब हमने बनाया था तो ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। तभी हम लोग का टाइम लगा रिवील करने में। तो उसका एक ये 2.0 वर्जन है, एक 1.0 वर्जन भी था, उसमें भी 1-2 एपिसोड शूट हुए थे, वो भी आपको दिखेगा भी आने वाले 2-3 गेस्ट एपिसोड में। बट फॉर नाउ आई थिंक बंद करते हैं वीडियो को, और बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे। वेडनेसडे को दोबारा मिलते हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सी यू ऑल वेरी सून।